अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबरनाक मारिया की किस्त नंबर 78 खूनी बुर्ज। मारिया को अब अपने भाइयों की याद सताने लगी। चुनाचे एक रोज उसने सूजी को अलविदा कहा और कलकत्ता के रेलवे स्टेशन पर आ गई। उसने अपने दिल में फैसला कर लिया था कि जिस तरफ को जाने वाली गाड़ी तैयार मिलेगी वो उसी में सवार हो जाएगी। स्टेशन पर नागपुर को जाने वाली गाड़ी बिल्कुल तैयार खड़ी थी। गार्ड सीटी बजाकर झंडी हिला रहा था। मारिया जल्दी से एक डिब्बे में सवार हो गई। ये फर्स्ट क्लास का डिब्बा था। मौसम गर्मी का था मगर डिब्बा अंदर से ठंडा था। उस डिब्बे में दो आदमी सवार थे। उन्होंने साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। एक आदमी के माथे पर जख्म का निशान था, दूसरा जरा लंगड़ा कर चलता था। दोनों डिब्बे के सब्ज शीशे में से बाहर झांक रहे थे। गाड़ी चली तो उन्होंने सर पीछे कर लिया और गहरा सांस लिया। भगवान का शुक्र है गाड़ी यहाँ से चली, लंगड़े ने कहा। दूसरा बोला, अब बाकी सफर भी आराम से कट जाएगा। फिक्र न करो, अगर कोई खतरा हुआ तो हम जंजीर खींचकर भाग जाएंगे। ये तुम क्या कह रहे हो पागल? अगर हम भाग गए तो इस चीज का क्या बनेगा जो संदूक में बंद है? भाई, अपनी जान भी तो बचानी है, मगर राजा से 1 लाख रुपया भी तो लेना है जाकर। जिंदगी खतरे में पड़ गई तो मैं रुपया भी छोड़ दूंगा, देखा जाएगा, अभी तो हम बिल्कुल महफूज है। उनकी बातों से मारिया समझ गई कि किसी राजा के कहने पर उन लोगों ने कोई काम किया है जिसका नतीजा संदूक में बंद है। अब खुदा जाने उन्होंने राजा के कहने पर 1 लाख रुपए के लालच में आकर किसी को कत्ल कर दिया है और लाश संदूक में डालकर उसे सबूत के लिए राजा साहब के पास ले जा रहे हैं, या कोई और बात है। बहरहाल मारिया के दिल में एक शौक सा पैदा हो गया, एक दिलचस्पी पैदा होगी कि देखें इस संदूक में क्या है। दोनों आदमी बदमाश लगते थे। उनके चेहरों पर शराफत बिल्कुल नहीं थी। उन्हें हरगिज मालूम नहीं था कि उनके डिब्बे में एक औरत भी उनके साथ सफर कर रही है जिसने उसकी सारी बातें सुन ली हैं। मारिया बराबर वाली सीट पर जाकर लेट गई थी और पहलू बदलकर उन आदमियों की बातों को बड़े गौर से सुनने लगी। ये मफरूर कातिल उस लाश के बारे में बातें करने लगे जो संदूक में बंद थी। यार कमबख्त, उस राजकुमार ने मरते मरते भी देर लगा दी। एक गोली खाकर तो मेरी तरफ देखता रहा, आखिर 3 गोलियों से मरा कमबख्त। जरा सुंगो, कहीं संदूक में इससे लाश की बू तो नहीं आ रही? दूसरे आदमी ने संदूक के साथ नाक लगा दी। बदबू नहीं आ रही भाई, चूना वगैरह लगा दिया है। लाश से अब बदबू कहाँ से आएगी? एक बार तो मारिया भी कांप उठी। किस कदर जालिम है ये दोनों बदमाश। न जाने किस बदनसीब माँ का बेटा होगा ये जिसको इन जालिमों ने गोली मारकर हिला कर डाला और अब उसकी लाश किसी राजा के पास ले जा रहे हैं। न जाने उस कत्ल में क्या राज है। वो राजा कौन है? ये राजकुमार कौन था? क्या किसी जायदाद का चक्कर था? मालूम करना चाहिए, इस राज पर से पर्दा उठाना चाहिए। मारिया ने फैसला कर लिया कि वो इस राज को खोल कर छोड़ेगी और मालूम कर लेगी कि इस बेगुनाह को क्यों कत्ल किया गया। गाड़ी कलकत्ता से दूर निकल आई थी और खेतों में भागी चली जा रही थी। नागपुर हिंदुस्तान के दरमियान में एक मशहूर शहर है। काफी लंबा सफर था। मारिया ने दिल में सोचा कि हो सकता है खुदा को यही मंजूर था कि वो उस गाड़ी में सफर करके बेगुनाह राजकुमार के कातलों से उसका बदला ले। हो सकता है इस तरह से उसकी मुलाकात अंबर और नाग से भी हो जाए। गाड़ी छोटे छोटे स्टेशन छोड़ रही थी। दोपहर के वक्त एक बड़ा रेलवे स्टेशन आ गया। गाड़ी वहां रुकी। फर्स्ट क्लास होने की वजह से बैरा खाना लेकर आ गया। दोनों मिलकर खाने लगे। बैरा चला गया। मारिया को भी भूख लग रही थी। वो रेलगाड़ी से उतरकर प्लेटफॉर्म पर आ गई। उसने देखा एक टी स्टॉल पर डबल रोटी, मक्खन और चाय बिक रही थी। चुपके से वहां जाकर एक तरफ खड़ी हो गई। हाथ बढ़ाकर एक थाली में से आधी डबल रोटी और मक्खन उठाया और सुकून से खाना शुरू कर दिया। दुकानदार को मालूम ही ना हो सका कि वहां से आधी डबल रोटी गायब हो गई है। फिर उसने चाय की एक प्याली उठाई और पीने लगी। चाय पीकर उसने खाली प्याली रखी तो वो नीचे गिरकर टूट गई। मालिक ने अपने नौकर के सर पर जोर से धप मारकर कहा, उल्लू के पट्टे, देखकर बर्तन नहीं रखता, रोज एक प्याली तोड़ देता है। नौकर सर को सहलाते हुए हैरानी से कभी टूटी प्याली और कभी मालिक का मुंह देख रहा था। साहब, मैंने तो इस प्याली को हाथ तक नहीं लगाया। मालिक ने एक और तमाचा खींच कर मारा और कहा, तो फिर ये तेरे बाप ने तोड़ दी है? मारिया को बड़ा गुस्सा आया कि बदबख्त उस बेचारे को यूं ही मार रहा है। उसने काउंटर पर रखी हुई 6 प्यालियां एक साथ उठाई और उन्हें मालिक के सर पर देने मारा। सारी की सारियां प्यालियां टूटकर बिखर गई। टी स्टॉल का मालिक बुखलाकर इधर उधर तकने लगा। इतने में रेल ने सीटी बजा दी। मारिया जल्दी से अपने डिब्बे में आकर बैठ गई। गाड़ी ने झंडी लहराई। रेल छकाछक करती प्लेटफॉर्म से बाहर निकल गई और दूसरे स्टेशन की तरफ तेजी से चलने लगी। दोनों कातिल खाना खाकर संदूक पर चैनक रखे चाय पी रहे थे और राजकुमार के कत्ल के बारे में ही बातें कर रहे थे। सफर करते करते 2 रोज गुजर गए। तीसरे रोज शाम के वक्त संदूक में रखी हुई लाश बदबू देने लगी। दोनों कातिल परेशान हो गए। उन्होंने अटैच केस में से खुशबू की एक शीशी निकाली और संदूक के ऊपर उंडेल दी। सारे डिब्बे में खुशबू फैल गई जिसकी वजह से लाश की बदबू दब गई। चौथे रोज सुबह बहरा नाश्ता लेकर आया तो बोला, साहब, बड़ी खुशबू फैली है डिब्बे में। लंगड़े कातिल ने कहा, तुझे क्या, चल भाग यहाँ से। बहरा खामोशी से चला गया। मारिया को भी भूख लगी थी। वो डिब्बे से उतरने लगी तो गार्ड ने सीटी बजा दी। उस स्टेशन पर गाड़ी 2 मिनट के लिए ही रुकती थी। अब सिवाय इसके कोई चारा न था कि मारिया उन कातिलों के साथ नाश्ता करे। वो करीब आ गई। दोनों कातिल नाश्ता कर रहे थे। थाली में डबल रोटी के टुकड़े, मक्खन, अंडे और फल रखे थे। मारिया ने आंख बचाकर 2 संतरे और एक सैंडविच उठा लिया। दोनों को पता न चला, मगर जब उन्होंने एक प्याली गायब देखी तो बड़े हैरान हुए।
यार ये कमबख्त बहरा एक ही प्याली लाया था। नहीं तो मेरे सामने ट्रे में 2 प्यालियां पड़ी थी। तो फिर अब दूसरी प्याली कहाँ है? खुदा जाने कहाँ चली गई। मारिया ने बड़े आराम से जरा परे हटकर सीट पर बैठकर संतरा खाया, सैंडविच खाया, चाय पी और खाली प्याली लाकर दोनों के दरमियान रख दी। गैब से अचानक प्याली को अपने आप आकर ट्रे में गिरता देखकर दोनों के मुंह हैरत से खुल गए। ये कहाँ से आ गई? दहशत से उनका बुरा हाल हो रहा था। दूसरे ने कहा, तुम्हारा वहम है यार, प्याली इससे पहले भी इसी जगह पड़ी थी। भगवान की कसम, मैंने प्याली अपनी आंखों से हवा में से निकलकर ट्रे में आते देखी है। तुम्हारी आंखों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, मैं सच कह रहा हूँ। खामोश बैठे रहो। नागपुर आ रहा है। राजा का नौकर स्टेशन पर वैगन लेकर आया होगा। अब मारिया को शरारत सूझी तो उसने संतरे के छिलके उठाकर ट्रे में फेंकने शुरू कर दिए। छिलकों को गिरता देखकर दोनों थर-थर कांपने लगे। मारिया ने सोचा कि अब उन्हें ज्यादा नहीं डराना चाहिए, क्योंकि इस तरह हो सकता है बेहोश हो जाए और उस कत्ल का राज न खुल सके। बस वो खामोश होकर बैठी रही। रेलगाड़ी अब नागपुर शहर में से गुजर रही थी। एक पुल आया जिसके नीचे दरिया बह रहा था। ऊंची ऊंची इमारतें नजर आने लगी। आखिर नागपुर का बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन आ गया। गाड़ी छक छक करती बड़ी शान से प्लेटफॉर्म में दाखिल हुई और फिर खड़ी हो गई। मुसाफिर डिब्बों में से उतरने लगे। कुलियों ने शोर मचा दिया। ये फर्स्ट क्लास का डिब्बा था, यहाँ कोई मुसाफिर न आया। दोनों कातिल बेचैनी से बाहर देख रहे थे। इतने में एक वर्दी पोस्ट ड्राइवर भागता हुआ डिब्बे के पास आया और बोला, राजा विक्रम सिंह के मेहमान इस डब्बे में सफर कर रहे हैं। दोनों कातिल जल्दी से बाहर निकल आए। जी हाँ, हम ही राजा साहब के मेहमान हैं। तशरीफ लाइए, गाड़ी बाहर खड़ी है। ये संदूक भी हमारे साथ है। कोई फिक्र नहीं, मैं इसे उठवा देता हूँ। संदूक में से इत्र की खुशबू आ रही थी, जिसकी वजह से बदबू दब गई थी। उसी वक्त 4 कुली मंगवाए गए, जिन्होंने संदूक उठाकर बाहर वैगन में लाकर रख दिया। मारिया पहले से वैगन में आकर बैठ गई थी। दोनों कातिल भी वैगन में सवार हो गए और ड्राइवर ने वैगन स्टार्ट कर दी। शहर के मुख्तलिफ बाजारों और सड़कों पर से गुजरते हुए वैगन शहर से बाहर खेतों के बीचों वाले सड़क पर से गुजरने लगी। अब खेत भी पीछे रह गए और जंगल, दरख्त और घनी झाड़ियां शुरू हो गई। सड़क भी कच्ची हो गई थी। मारिया को दूर दरख्तों में एक पुराना किला नजर आया। वैगन किले के अंदर जाकर खड़ी हो गई। एक उधेड़ उम्र का आदमी वहां पहले से खड़ा था। उसने चूड़ीदार पाजामा, मखमल का कोट और सर पर पगड़ी बांध रखी थी जिसमें मोती लगे थे। वो जल्दी से आगे बढ़ा और कातिलों को एक तरफ ले जाकर उससे बातें करने लगा। वो उनसे यही पूछ रहा था कि क्या राजकुमार की लाश वो साथ लाए हैं। कातिलों ने मुस्कुराकर कहा, सरकार, आपका हुक्म हो और हम उसे पूरा न करें। हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया है, अब आपको अपना वादा पूरा करना है। राजा मुस्कुराया। लाश देखने के बाद तुम्हें 1 लाख रुपया इसी वक्त अदा कर दिया जाएगा। संदूक उठवाकर किले के पिछवाड़े राजा के खास कमरे में पहुंचा दिया गया। सब नौकर चले गए। अब कमरे में दोनों कातिल और राजा रह गए। बेशक मारिया पहले उस कमरे में मौजूद थी। राजा ने कमरे की खिड़कियां बंद करके आगे पर्दे कर दिए। बत्ती चला दी गई। दोनों कातिल एक तरफ खड़े थे। राजा ने संदूक को खोला। मारिया ने आगे होकर झुककर देखा। संदूक में एक खूबसूरत नौजवान की लाश पड़ी थी, जिसके गले में मोतियों की माला अभी तक वैसे ही पड़ी थी। राजा ने लाश को देखकर इत्मीनान का सांस लिया और फिर कातिलों की तरफ देखकर मुस्कुराया। शाबाश, तुम लोगों ने अपना वादा पूरा कर दिया। ये लाश राजकुमार ही की लाश है। एक कातिल ने झुककर कहा, सरकार, अब अपना वादा पूरा कर दीजिए। राजा ने एक अलमारी के दराज में से 1 लाख रुपए के नोट निकालकर उनके हवाले कर दिए। तुम्हारी अमानत पहले ही से यहाँ रख दी गई थी, ये लो, शुक्रिया। उन्होंने उसी वक्त आधे आधे पैसे बांट लिए। अब हमें इजाजत दीजिए। राजा ने कहा, तुम लोग सफर करते थक गए होगे। आज रात हमारे पास आराम करो, कल सुबह चले जाना। मेरी ख्वाहिश है, मुझे बड़ी खुशी होगी। सरकार, अभी कहीं दूसरे काम भी जाकर हमें निपटाने हैं, इसलिए मुनासिब ये है कि हम चले जाएं। राजा ने कहा, दुनिया के काम तो होते ही रहेंगे, क्या तुम लोग मेरे एक रात के मेहमान बनकर मुझे इज्जत नहीं बख्शोगे? आखिर दोनों कातिल राजा के इसरार पर रजामंद हो गए कि वो एक रात किले में बसर करेंगे। बस यही उनकी बदनसीबी थी। उनके साथ क्या होने वाला था ये ना उनको कोई खबर थी और ना मारिया के वहमो गुमान में कुछ था। लाश वाला संदूक उसी कमरे में बंद कर दिया गया। राजा दोनों कातिलों को लेकर किले की दूसरी मंजिल में एक कमरे में आ गया। आप लोग इस कमरे में आराम करें, नौकर आपको अभी खाना दे जाएगा। शाम के खाने पर मैं भी आपके साथ खाना खाऊंगा। अगर किसी दूसरी चीज की जरूरत हो तो ये घंटी बजा दीजिएगा। शुक्रिया शुक्रिया। राजा चला गया। मारिया भी उसके साथ ही बाहर निकल गई। वो राजा के पीछे पीछे चल रही थी। वो ये मालूम करना चाहती थी कि राजा ने यह कत्ल किसके लिए करवाया है। राजा अपने ड्राइंग रूम में आ गया। वहां एक खूबसूरत औरत बैठी नाखूनों पर पॉलिश लगा रही थी। राजा ने जाते ही कहा, महारानी मुबारक हो, अब तुम्हारा बेटा ही राजगद्दी का मालिक बनेगा। तुम्हारे बेटे के रास्ते में राजकुमार की जो रुकावट थी उसे ठिकाने लगा दिया गया है। रानी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। क्या सच कह रहे हैं महाराज? अगर तुम्हें शक है तो चलकर संदूक में पड़ी हुई लाश देख लो। अब मेरा बेटा राजगद्दी का मालिक बनेगा। ये सारा किला, सारा महल, सारी जायदाद उसकी होगी। रानी बहुत खुश थी। वो राजा के साथ किले की पहली मंजिल वाले कमरे में गई। उसने संदूक खुलवाकर लाश देखी। राजकुमार मुर्दा पड़ा था। रानी ने कहा, मगर अभी हमारे रास्ते में एक रुकावट बाकी है। तुम्हारा मतलब राजकुमार की माँ से है? राजा ने कहा, हाँ, राजकुमार के बाद उसकी माँ इस किले और उसकी सारी जायदाद का दावा कर सकती है। रानी ने कहा, तो फिर इसको ठिकाने लगाने के बारे में भी आपने कुछ सोचा है? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, रानी, मैं कुछ कच्ची गोलियां नहीं खिलाऊं। मैंने भी इसका सारा बंदोबस्त कर रखा है।
राजकुमार के बाद अब उसकी माँ की बारी होगी। दूसरे कातिलों को मैंने बिल्कुल तैयार कर रखा है। रानी ने राजा की तरफ देखकर कहा, मगर क्या ये लोग हमारा 1 लाख रुपया लेकर चले जाएंगे? राजा ने बड़ी मक्कारी से कहा, यह कैसे हो सकता है? क्या कभी इस किले से मेरा माल लेकर कोई जा सका है? उनको तो आज रात ही खत्म कर दिया जाएगा। किले में इतनी जगह है कि यहाँ राजकुमार की लाश के साथ 2 और लाशें समा सकें। आप कितने अच्छे हैं महाराज, आपको हमारी दौलत का कितना ख्याल है? राजा कहका मारकर हंसा। ये लोग भी तो राजकुमार के कातिल हैं, इनको यहाँ से बचकर नहीं जाना चाहिए। आओ अब ड्राइंग रूम में चलते हैं। मारिया उन दोनों की बातें सुनकर हकी बकी रह गई। उसने बड़े बड़े मकार शख्स देखे थे, मगर ये राजा और रानी उन सब पर बाजी ले गए थे। बहरहाल उसे एक बात की खुशी थी कि कातिलों को उनके किए की सजा मिलने वाली थी। यानी जो काम मारिया खुद जाकर करना चाहती थी वो ये राजा रानी कर रहे थे। मारिया अब उन दोनों का अंजाम अपनी आंखों के सामने देखना चाहती थी। राजा विक्रम सिंह के उन दोनों कातिलों के सोने का बंदोबस्त किले की दूसरी मंजिल के बुर्ज वाले कमरे में किया था। उस बुर्ज को खूनी बुर्ज भी कहते थे। गदर के जमाने में उस बुर्ज में अंग्रेजों ने 200 इंसानों को ठोंस कर हिला कर डाला था। तब से उसका नाम खूनी बुर्ज पड़ गया था। उसके बाद उस बुर्ज में एक कमरा सा बना दिया गया था जिसमें मेहमानों को ठहराया जाने लगा, क्योंकि उस बुर्ज की खिड़कियां दरिया की तरफ खुलती थीं और रात को बड़ी ठंडी ठंडी हवा चला करती थी। मारिया सब कुछ देख रही थी। उसने भी खूनी बुर्ज वाले कमरे में ठहरने का फैसला कर लिया। वो ये देखना चाहती थी कि ये राजा किस तरीके से दोनों कातिलों को उनके अंजाम तक पहुंचाता है। रात का खाना राजा ने मेहमानों के साथ खाया। मारिया ने खाना बावर्ची खाने में जाकर खाया। वहाँ खानसामा पुराने वक्तों का था। सर पर पगड़ी बांधे पूरियां तल रहा था। एक तरफ मुर्ग रोस्ट किया हुआ रखा था। थाल और तश्तरियां फलों से भरी हुई थी। दूसरे नौकर चाकर भी इधर उधर काम करते फिर रहे थे। वो बड़े मजे से खा पी रहे थे। यहाँ मारिया के लिए खाना उठाकर खा लेना कोई मुश्किल बात न थी। चुनाचे उसने थाली में से रोस्ट मुर्गा उठाया, दूसरी तश्ती में से कुछ फल उठाए और किले की गैलरी में आकर बड़े मजे से खाने लगी। यहाँ से दरिया का मंजर बड़ा साफ और दिलकश दिखाई दे रहा था। दरिया में एक कश्ती चली जा रही थी। माहीगीर गाना गा रहा था। उसकी हल्की हल्की आवाज़ मारिया के कानों तक आ रही थी, मगर लफ्ज़ उसकी समझ में नहीं आ रहे थे। अब रात का अंधेरा बढ़ता चला गया। दरिया की तरफ से बड़ी ठंडी हवा आ रही थी। मारिया ख़त्म करके उठी और नीचे खूनी बुर्ज वाले कमरे में आ गई। दोनों कातिल खाना खाकर वापस आ गए थे और अपने अपने बिस्तरों पर अपने अपने हिस्से के नोट गिन रहे थे। भगवान कसम, ये दौलत बड़े आराम से मिल गई। दूसरा कातिल बोला, मगर यार तुमने तो राजकुमार को सांप से डसवा कर मारा था। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तुमने नाग को छोड़ा जिसने राजकुमार को जाकर डस लिया और वो मर गया। फिर तुमने राजा को क्यों कहा कि तुमने उसको गोली मारी थी? पहला कातिल हंसा। राजा को अगर पिस्तौल की गोली ना बताता तो समझता कि शायद ये राजकुमार किसी वक्त फिर से जिंदा होकर भूत की शक्ल में उसको आकर तंग करेगा, क्योंकि इन राजाओं में ये वहम बड़ा आम है कि जो लोग सांप के डसने से मर जाते हैं वो भूत बनकर दोबारा इस दुनिया में आ जाते हैं। दूसरा कातिल हंसा। बड़ी अक्लमंदी से काम लिया तूने, लेकिन तूने मुझे भी क्यों अंधेरे में रखा? कम से कम मुझे तो बता देते कि तुमने सांप से डसवाकर राजकुमार को मारा है, क्योंकि मैंने तो तुम्हें छुपकर सांप डसवाते देख लिया था। मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी दबाव से मजबूर होकर राजा को बता दो कि मैंने गोली नहीं चलाई बल्कि सांप से डसवाया है। मेरा ख्याल था कि वापसी पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, क्योंकि जब तक हम इस किले में बंद हैं हमारे साथ कोई भी हादसा हो सकता है। खास तौर पर इस खूनी बुर्ज में तो कोई भी हादसा हो सकता है। यार सुना है इस खूनी बुर्ज में अंग्रेजों ने गदर के ज़माने में लोगों को दम घोंट कर मरवा डाला था। यार ऐसी बातें ना करो। ये देखो कि तुम्हारे नोट पूरे 50,000 ही हैं, मेरे तो पूरे हैं। मेरे भी पूरे हैं। बस अब सुबह का इंतजार है, ज़रा पाव फटेगी तो हम यहाँ से निकल चलेंगे। ख्वाह राजा साहब के तकल्लुफ में आ गए, वरना हक ये था कि हमें आज ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैंने तुम्हारे सामने बड़ी कोशिश की थी, मगर राजा ने ज़बरदस्ती रात रहने पर मजबूर कर दिया। चलो खैर, अब तो रात काटनी ही पड़ेगी। मारिया कोने में कालीन पर नीम दराज यानी आधी लेटी उन दोनों की बातें सुन रही थी और सोच रही थी कि बेचारे ठीक ही सोच रहे हैं कि उन्हें आज रात यहाँ से निकल जाना चाहिए था, क्योंकि आज रात उनके कत्ल की रात है। अगर उन्हें इस वक्त भी मालूम हो जाए कि राजा ने उन दोनों को ख़त्म करने का मंसूबा बनाया तो ये इसी वक्त इस खूनी बुर्ज की खिड़कियों में से दरिया में छलांग लगा देंगे। क्या मैं इन लोगों को बता दूं कि राजा ने इनकी मौत की स्कीम बनाई है? मारिया ने सोचा, मगर नहीं, ये लोग कातिल हैं। इन्होंने राजकुमार के अलावा भी बहुत से लोगों को मारा है। अब ये खुद कह रहे थे कि यहाँ से जाकर इन्होंने किसी दूसरे को कत्ल करना है, तो ये पेशावर कातिल हैं। पैसे लेकर लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं। इनका जिंदा रहना ठीक नहीं, इनको कत्ल का बदला देना ही चाहिए। मारिया खामोशी से दीवार के साथ टेक लगाकर बैठी रही। वो बड़ी बेचैनी से उस वक्त का इंतजार कर रही थी जब इन दोनों कातिलों को उनके किए की सजा मिलने वाली थी। रात गुजरने लगी। दरिया की तरफ जो खिड़की खुलती थी उसके बाहर अंधेरा था। दोनों कातिल कुछ देर तक तो बैठे बातें करते रहे। फिर उन्होंने अपने अपने रुपए सिरानों के नीचे छुपा कर रखे और सोने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर बाद कमरे में उनके खराटों की आवाज़ें गूंज रही थी। शायद उनके खराटों का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि जो ही वो गहरी नींद सोए मारिया ने आहट महसूस की। वो तो जाग रही थी। मारिया अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर तकने लगी। आहट दरिया वाली खिड़की की तरफ हुई थी। मारिया उठकर दबे पांव खिड़की के पास गई और नीचे झांका। ये
खटका कमंद का हुआ था जो खिड़की पर नीचे से फेंकी गई थी। कमंद का आंकड़ा खिड़की में फंस गया था और नीचे एक आदमी रस्से को पकड़कर ऊपर चला रहा था। उसकी पगड़ी स्याह रंग की थी। मारिया पीछे हटकर दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई। इतने में काली पगड़ी वाला जल्लाद ऊपर आ गया। वो खिड़की में से कूदा और खड़ा होकर कातिलों के बिस्तरों को देखने लगा। उस शख्स ने मुंह पर भी स्याह रुमाल बांध रखा था। उसके कपड़े भी काले स्याह थे, बिल्कुल काला भूत लग रहा था। मारिया दीवार के साथ लगी खड़ी थी। उसके पांव पर शायद किसी चूंटी ने काटा। पांव को उसने पीछे किया तो तपाई पर रखी हुई गुलाबदानी नीचे कालीन पर गिर पड़ी। उसकी हल्की आवाज पर काला कातिल चौंका। उसने खंजर निकाल लिया और जिधर गुलाबदानी गिरी थी उधर को लपका। गुलाबदानी जमीन पर गिरी पड़ी थी। वो सोचने लगा, ये किसने जमीन पर गिरा दी? जलजला भी नहीं आया, फिर यहाँ और कौन है? उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो उठा और गुलाबदानी को छोड़कर अपने शिकार की तरफ मुतवज्जो हुआ। दोनों कातिल बिस्तरों पर बेसुध सो रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि मौत उनके सरों पर खड़ी है और बस वो इस दुनिया में कोई दम के मेहमान है। काले कातिल ने खंजर तो पहले ही निकाल रखा था। वो एक कातिल पर झुका, उसके मुंह पर अपना भारी भरकम हाथ रखकर उसकी सांस और आवाज को रोका और उसकी गर्दन पर खंजर चलाकर उसकी शाह रख काट दी। कातिल जाग पड़ा मगर उसके मुंह से आवाज तक न निकल सकी और आंखें खुलते ही दोबारा बंद हो गई, हमेशा के लिए बंद हो गई। एक को खत्म करने के बाद काला भूत दूसरे कातिल की तरफ बढ़ा। उसको भी काले भूत ने उसी तरह खत्म कर दिया। दोनों कातिल अपने अंजाम को पहुंचे तो उसने दोनों की लाशों को बारी बारी उठाकर खिड़की के पास ले जाकर रखा और फिर एक एक करके उन्हें नीचे दरिया की लहरों के हवाले कर दिया। दरिया में लाशों के गिरने की आवाजें आईं और फिर गहरी खामोशी छा गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। काले भूत ने इस काम से फारिग होकर उन कातलों के सिरानों के नीचे से 1 लाख रुपए के करेंसी नोट निकालकर जेब में रखे और जिस तरह खिड़की से आया था उसी तरह वापस चला गया। मारिया ये सारा खूनी ड्रामा अपनी आंखों से देखती रही। उसे खुशी भी हुई कि जालिम को जुल्म का बदला मिल गया था, लेकिन अभी एक जालिम बाकी था। उसे उसके जुल्मों का बदला अभी मिलने वाला था। वो था राजा। उसने अपने भतीजे राजकुमार को सांप से डसवा कर हलाक करवाया था और अब वो उस राजकुमार की मां को हलाक करवाने की तैयारियां कर रहा था। मारिया ने फैसला कर लिया कि वो राजकुमार की मां को हरगिज नहीं मरने देगी। दूसरे दिन सुबह हुई तो काले भूत ने 1 लाख के नोट राजा के हवाले करके सर झुकाकर कहा, हजूर, दोनों कातिलों को दरिया बुर्द कर दिया गया है। राजा ने शाबाश देते हुए कहा, हाँ, मैंने खूनी बोझ से दोनों की लाशों को दरिया में गिरते देख लिया था। ये लो तुम्हारा इनाम। राजा ने 2000 रुपये काले भूत के हवाले कर दिए। वो अदब से झुककर शुक्रिया अदा करता हुआ वहां से चला गया। राजा ने रानी से कहा, महारानी, अब हमें राजकुमार की माता को यहाँ लाकर अपनी आंखों के सामने ज़िबा करवाना होगा। रानी बोली, इसका यहाँ लाना क्यों जरूरी है भला? उसकी भी लाश ही यहाँ मंगवा लीजिए ना। राजा बोला, नहीं, उस औरत का अपनी आंखों के सामने कत्ल करवाकर मैं अपनी तसल्ली करना चाहता हूँ। मैंने एक आदमी को राजकुमार की मां को अगवा करके लाने के लिए रवाना कर दिया है। वो आज शाम यहाँ किले में राजकुमार की मां को लेकर पहुंच जाएगा। रानी ने कहा, लेकिन राजकुमार की लाश का क्या बनेगा? राजा बोला, उसे आज शाम ही किले के तहखाने में दफन कर दिया जाएगा। ठीक है, मगर उसे जला क्यों नहीं देते? राजा ने कहा, इस तरह से लोगों को और पुलिस को शक पड़ जाएगा कि ये किले में किसकी लाश को जलाया जा रहा है। यही बेहतर है कि जमीन खोदकर संदूक को दबा दिया जाएगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मारिया ये सारी बातें सुन रही थी। जब से उसे मालूम हुआ था कि राजकुमार को सांप से डसवा कर मरवा दिया गया है, न जाने क्यों उसके दिल में ख्याल पैदा हो गया था कि अगर नाग आ जाए तो इस राजकुमार को फिर से जिंदा किया जा सकता है। मारिया ने राजकुमार की लाश को बड़े गौर से देखा था। सांप के जहर ने उसके खून को जमा दिया था। जाने वो किस किस्म का सांप था कि जहर ने खून को उसी तरह ठंडा कर दिया था। राजकुमार के चेहरे पर भी स्याही नहीं आई थी। मारिया ने सोचा कि संदूक में से लाश निकाल ले। फिर ख्याल आया कि वो लाश को कहाँ ले जाकर रखेगी। उसी संदूक में पड़ा रहने दिया जाए। अब जब उसने देखा कि मकार राजा उसे ज़मीन में दफन करने के मंसूबे बना रहा है तो उसने फैसला किया कि वो कब्र में सुराख कर देगी ताकि ताज़ा हवा संदूक तक जाती रहे, क्योंकि उसने नाग की ज़ुबान से सुन रखा था कि अगर किसी को इस किस्म का सांप डस ले जो उसके खून को बहाने के बजाय जमा दे तो उस लाश को ताज़ा हवा ज़रूर लगती रहनी चाहिए ता वक्ते कि उसका इलाज ना हो जाए। उसी रात राजा ने 2 आदमियों को साथ लिया और राजकुमार की लाश वाला संदूक उठवाकर अंधेरे में शमशान में पहुंचा दिया। यहाँ हिंदू लोग अपने मुर्दों को जलाया करते थे। शमशान यानी हिंदुओं के कब्रिस्तान में कीकर के बेशुमार दरख्त थे और उन दरख्तों के पीछे गहरी खाइयाँ थीं। एक खाई में कब्र खोदकर संदूक उसमें दफन कर दिया गया। राजा ने कहा, अब तुम लोग यहाँ से शुमाल की तरफ चले जाओ और ख़बरदार इस राज के बारे में किसी से कोई जिक्र न करना। अगर तुमने किसी को बता दिया तो तुम्हारी जायदादें जब्त कर ली जाएंगी और तुम्हारे सारे रिश्तेदार मैं कत्ल करवा दूंगा। दोनों आदमी बोले, सरकार, हम किसी से कोई बात भी नहीं करेंगे। आपने हमें इतने रुपए दे दिए हैं कि हम बड़े मजे से किसी और शहर में जाकर कारोबार शुरू कर सकते हैं। दोनों अंधेरे में गुम हो गए। राजा भी बग्गी में सवार होकर वापस किले में आ गया। मारिया उस बग्गी पर बैठकर शमशान गई थी। वापसी पर वो वहीं रही। वो एक कुदाल अपने साथ लेती गई थी। जो ये लोग वहां से निकलने गए तो मारिया ने कुदाल चलानी शुरू कर दी। मट्टी बड़ी नरम थी। बड़ी जल्दी वहां एक जानिब गहरा सुराख हो गया। मारिया ने संदूक का ढकना भी खोल दिया। सुराख में से ताज़ा हवा लाश को मिलने लगी।
मारिया ने बहुत सी झाड़ियां इकट्ठी करके उस सुराख को ऊपर से इस तरह ढांप दिया कि किसी को शक ही नहीं पड़ सकता था कि यहाँ कोई सुराख भी है। मारिया ने सोचा कि वो फिर किसी वक्त संदूक को यहाँ से निकलवा कर किसी महफूज जगह रख देगी। अभी उसके पास ऐसी कोई जगह नहीं थी, किले में वो ये संदूक नहीं रखवा सकती थी। मारिया को अब नाग का शिद्दत से इंतजार था। अगर उसे राजकुमार की माँ की आमद का इंतजार ना होता तो मारिया यहाँ से नाग की तलाश में निकल खड़ी होती, लेकिन वो राजकुमार की माँ की जान बचाना अपना फर्ज समझती थी, क्योंकि राजकुमार की माँ बेगुनाह और मासूम थी। मारिया वापस खूनी बुर्ज में आकर सो गई। सुबह उसकी आंख खुली तो दरिया वाली खिड़की में से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। परिंदे गीत गा रहे थे। उसने उठकर गुस्ल किया, कपड़े धोकर फिर से सुखाए और पहने। नाश्ता करने वो नीचे बावर्ची खाने में आ गई। यहाँ नौकर चाकर भी बहुत मौजूद थे, खुद भी नाश्ता कर रहे थे और राजा रानी का नाश्ता भी चांदी के थालों में लगवा रहे थे। मारिया ने देखा कि वहाँ वो काला भूत भी मौजूद था, जिसने दोनों कातिलों को मौत के घाट उतारा था। अगरचे रात काले भूत ने मुंह ढांप रखा था, लेकिन मारिया ने उसकी आंखों से उसे पहचान लिया था। काला भूत अपना नाश्ता लेकर एक तरफ होकर चला गया। मारिया ने भी एक थाली में कुछ पूरियां हलवा वगैरह रखा और काले भूत के पास आकर बैठकर नाश्ता करने लगी। काले भूत के वहमो गुमान में भी नहीं था कि एक गैबी औरत उसके करीब ही बैठी नाश्ता कर रही है। अगर कोई उसे कहता भी तो उसे कभी यकीन ना आता। मारिया ने सोचा कि इस शख्स का जिंदा रहना इंसानों के लिए खतरे का बायस हो सकता है, क्योंकि ये पैसे लेकर चाहे जिसे भी कत्ल कर सकता है। आज इसने पैसे लेकर राजा के कहने पर 2 आदमियों को मारा है, कल ये किसी दूसरे के कहने पर पैसे लेकर किसी दूसरे को मार डालेगा। मारिया ने आहिस्ता से काले भूत की तरफ झुककर सरगोशी में कहा, तुम कातिल हो, तुम कातिल हो। मैं मौत हूँ, मौत का फरिश्ता हूँ, तुम्हारी जान कब्ज करने आया हूँ। काले भूत की आधी पूरी हाथ में ही पकड़ी रह गई। मुंह खुल गया, आंखें फटी की फटी रह गई। वो चीख मारकर नाश्ते की थाली वहीं छोड़कर वहां से उठ भागा। मारिया देर तक हंसती रही। वो उसे इसी तरीके से मारना चाहती थी। वो नाश्ता करने के बाद काले भूत की तलाश में किले में घूमने लगी। इतना उसे मालूम था कि वो किले में ही रहता है और यहाँ से कहीं और नहीं जाता। चलते फिरते आखिर उसने काले भूत को जा लिया। वो एक दरख्त के पास ज़मीन पर बैठा था और शायद कपड़ों की गठड़ी सी बनाकर उसे एक तरफ संभाल रहा था। मारिया बड़ी खुश हुई। चुपके से उसके पास पहुंचकर सरगोशी में बोली, मैं मौत का फरिश्ता हूँ, तुम कातिल हो। काले भूत का रंग उड़ गया। उसने एक जोर की चीख मारी और भाग गया। मारिया ने फिर उसका पीछा शुरू कर दिया। दोपहर को ये खबर राजा तक भी पहुंच गई। खुद काला भूत राजा के पांव पर गिर कर रोने लगा। महाराजा, मौत का फरिश्ता मेरा पीछा कर रहा है, कहता है तूने 2 आदमियों को मारा है, मैं तुम्हारी जान ले रहा हूँ। राजा ने उसे परे हटाते हुए कहा, अरे तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मैंने सुना था कि तू पागल हो गया है और एकदम से चीख मारने लगता है। अब तुम्हें देखा, तुम्हारी बातें सुनी तो यकीन हो गया कि तू सचमुच पागल हो गया है। तुझे कल ही मैं पागल खाने में भिजवा दूंगा, जहाँ तेरा इलाज होगा। काले भूत ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने खुद एक भूत की आवाज़ सुनी है जो मेरे कान के बिल्कुल करीब आ रही थी। वो कह रही थी, मैं तुम्हारी जान कब्ज करने आया हूँ, मैं मौत का फरिश्ता हूँ। राजा हंसा, अरे कभी औरत भी मौत का फरिश्ता हो सकती है? जो औरत है वो भला मौत का फरिश्ता कैसे होगी? तेरे कानों में यूं ही आवाज़ें आती रहती हैं। जाके आराम कर, बल्कि तू यहाँ से अपने गाँव कुछ दिनों के लिए चला जा। जो हुक्म जनाब। मारिया करीब ही सारी बातें सुन रही थी। उसे एक शरारत सूझी तो उस सरगोशी में बोली, सुनो राजा, मैं मौत का फरिश्ता हूँ, तुम दोनों ने खून किए हैं, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, तुम दोनों ही कातिल हो। काला भूत तो चीख मारकर वहां से सरपट भाग गया। राजा हैरान परेशान खड़े का खड़ा रह गया। आवाज़ उसने खुद अपने कानों से सुनी थी। काला भूत बिल्कुल ठीक कहता था, आवाज़ औरत की थी। राजा बहादुर आदमी था, डरा ज़रूर मगर उसने अपने आप को परेशान नहीं होने दिया। बोला, तुम कौन हो? मारिया ने कोई जवाब न दिया। राजा ने फिर कहा, तुम कौन हो? मेरे सामने क्यों नहीं आते? सामने आकर बात करो। क्या तुम भूत हो? किले का भूत हो? क्योंकि मैंने अपने बुजुर्गों से सुन रखा है कि इस किले में एक राजकुमारी का भूत फिरा करता है जिसको अंग्रेजों ने कत्ल कर दिया था। मारिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो राजा को परेशान करना चाहती थी, इससे सवाल जवाब नहीं करना चाहती थी। उसका मकसद वहाँ रहकर राजकुमार को माँ को मौत के मुंह से बचाना था, क्योंकि वो जालिम बड़ी रानी को लेकर किसी वक्त भी किले में पहुँच सकते थे। राजा ने जब देखा कि मौत का फरिश्ता कोई जवाब नहीं दे रहा तो उसने अपने कानों में उंगली डालकर उन्हें साफ किया और सोचने लगा, कहीं ये मेरा वहम ही तो नहीं था। फिर वो ज़ेरे लब हंसा, कमबख्त, ये काला भूत मुझ पर भी अपना असर डाल गया है। उसके तो कान बजते ही थे, मुझे भी आवाज़ें आने लगीं। राजा वहाँ से अपने ख़ास महल में चला गया। वहाँ उसकी रानी भी थी। राजा ने जाकर मौत के फरिश्ते की आवाज़ के बारे में उसे भी बताया और कहा, देख, उस अहमक को मुझ पर भी असर हो गया। मुझे ऐसे लगा जैसे कोई औरत मेरे करीब खड़ी आवाज़ दे रही हो। रानी ने फिक्रमंद होकर कहा, कहीं ये आवाज़ सच्ची ना हो महाराज। राजा हंसा, भाई वाह महारानी, इस पागल का तो तुम पर भी असर हो गया। हटाओ इन बातों को, आओ नीचे चलते हैं, खाना लग गया है। रात के खाने के बाद एक बंद बग्गी आकर किले की ड्योढ़ी में खड़ी हो गई। उस वक्त वहाँ कोई पहरेदार नहीं था। राजा और उसके 2 साथी वहाँ खड़े थे। बग्गी में से एक संदूक को बाहर निकाला गया। राजा ने इशारा किया और ऊपर चला गया। आदमी संदूक लेकर राजा के पीछे पीछे चले और उस कमरे में ले जाकर रख दिया जहाँ से राजकुमार का पहले संदूक रखा गया था। मारिया साथ साथ थी।
आदमी चले गए। अब राजा वहां अकेला रह गया। उसके बाद वही काला भूत वहां आ गया। राजा ने कहा, संदूक को खोलो। संदूक खोल दिया गया। उसके अंदर एक उदेड़ उम्र औरत लेटी हुई थी, जिसने सफेद कपड़े पहन रखे थे। राजकुमार की मां थी और बेहोश थी, क्योंकि मारिया ने रोशनी में झुककर देखा कि बड़ी रानी की सांस चल रही थी। उसे कोई दवा सुंघाकर बेहोश कर दिया गया था। राजा ने कहा, बड़ी रानी को संदूक में से निकालकर खूनी बुर्ज वाले कमरे में पहुंचाकर दरवाजे पर ताला लगा दिया जाए। जो हुक्म सरकार। काले भूत ने बड़ी रानी को संदूक में से निकालकर कंधे पर डाला और किले की खुफिया सीढ़ियां चढ़कर खूनी बुर्ज वाले कमरे में पहुंच गया। यहाँ पहुंचकर उसने बड़ी रानी को पलंग पर लिटा दिया। मारिया जल्दी से बाहर निकल आई, क्योंकि काले भूत ने दरवाजा बंद करके ताला लगाना था। मारिया अंदर बंद नहीं होना चाहती थी। वो बाहर आ गई। काले भूत ने दरवाजा बंद करके बाहर से ताला लगा दिया और चाबी लेकर राजा के हवाले कर दी। इतने में रानी भी आ गई। राजा ने खुश होकर कहा, मेरा आखिरी दुश्मन भी मेरे कब्जे में आ गया है। रानी ने कहा, जब तक बड़ी रानी जिंदा है हमें उससे खतरा रहेगा। उसका भी जितनी जल्दी हो सके काम तमाम कर देना चाहिए। फिक्र न करो, कल किसी भी वक्त रानी का काम तमाम करके उसकी लाश दरिया में बहा दी जाएगी। ये काम आज रात ही क्यों नहीं कर देते? आज रात रामनवमी की रात है। पुरानी किताबों में लिखा है कि आज की रात अगर किसी को हलाक कर दिया जाएगा तो वो भूत बनकर चिमट जाता है। तो फिर कल रात ये काम जरूर हो जाना चाहिए। फिक्र न करो, कल ये काम हर हालत में हो जाएगा। मारिया उनके कमरे से बाहर आ गई। कुछ देर वो किले के ऊपर वाली छत पर टहलती रही और सोचती रही कि बड़ी रानी की जान किस तरह से बचाई जा सकती है। आखिर उसने फैसला किया कि बड़ी रानी को किसी तरह से होश में लाकर यहाँ से निकाल ले जाना चाहिए, क्योंकि महल में उसका रहना खतरनाक बात थी। ये सोचकर आधी रात के बाद मारिया खूनी बुर्ज की तरफ गई। कमरे के दरवाजे पर ताला पड़ा था। मारिया ने हाथ बढ़ाकर ताला खोलकर फेंक दिया और कमरे में आ गई। बड़ी रानी को होश आ चुका था और वो बिस्तर से उठकर खिड़की में से नीचे देख रही थी। वो परेशान दिखाई दे रही थी कि कहाँ से कहाँ आ गई है। मारिया चुपके से उसके करीब जाकर खड़ी हो गई। उसे यह भी डर था कि कहीं उसकी आवाज़ से बड़ी रानी डर न जाए। वो किस तरह से उससे बात करे। मारिया ने गला साफ किया तो बड़ी रानी ने चौंक कर देखा। कमरे में धीमी सी बत्ती जल रही थी। कमरा खाली था। बड़ी रानी हैरान हुई कि अभी अभी कौन खनका था। मारिया के पास वक्त बहुत कम था। आधी रात बाकी थी और उस आधी रात में ही उसे बड़ी रानी को यहाँ से भगाकर किसी महफूज जगह पर पहुँचाना था। उसने बड़ी मोहब्बत से कहा, बड़ी रानी, मेरी आवाज़ सुनकर घबराएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं आपकी हमदर्द बनकर आपकी जान बचाने यहाँ आई हूँ। बड़ी रानी ने चौंक कर कहा, तुम कौन हो? मारिया ने कहा, आप बस यूं समझ लें कि मैं एक देवी हूँ और आसमान से आपकी मदद करने आई हूँ। बड़ी रानी ने जल्दी से कहा, अगर तुम मेरी मदद करने आसमान से आई हो तो ये बताओ कि मेरा बेटा, मेरा राजकुमार कहाँ है? लोग कहते हैं कि इस जालिम राजा ने उसे हलाक कर दिया है और अब मुझे हलाक करने के लिए यहाँ अगवा करके ले आया है। मारिया ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि इस जालिम राजा ने आपके राजकुमार को हलाक करवा दिया था, मगर क्या मेरा राजकुमार मर गया है? बड़ी रानी ने रोते हुए पूछा। मारिया ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, बड़ी रानी जी, हौसला रखें, मेरी पूरी बात तो सुन लें। इस राजा ने आपके राजकुमार को सांप से डसवा दिया था और लाश एक जगह दफन कर दी है, मगर मैंने उस लाश को महफूज कर लिया है और बहुत जल्द मैं उसे फिर से जिंदा कर लूंगी। आप मेरी बात पर एतबार करें। बड़ी रानी ने सर पकड़ लिया और सिसकियां भरने लगी। कभी सांप का डसा हुआ भी बचा है, कभी मुर्दा में भी जान पड़ी है। मारिया ने जोश में आकर कहा, क्या कभी आपने ऐसी औरत को भी देखा है जो नजर न आती हो? अगर मैं आपके सामने खड़ी होकर आपसे बातें करते हुए आपको नजर नहीं आ सकती तो यकीन करें मैं आपके राजकुमार को फिर से जिंदा भी कर सकती हूँ। अगर ऐसी बात ना होती तो मैं उसकी लाश को कभी महफूज न करती। अब आप ज्यादा बातों में वक्त जाया ना करें, वक्त पहले ही हमारे पास कम है। इस राजा ने कल रात आपको कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया है। मैं इसलिए आपके पास आई हूँ कि अभी मेरे साथ इस खूनी बुर्ज से निकल चलें। लेकिन हम कहाँ जाएंगे ये तो यहाँ से निकलने के बाद में सोचा जाएगा। मारिया ने बड़ी रानी को एक स्याह चादर उड़ाई, साथ लेकर खूनी बुर्ज से बाहर निकल आई। किले के रास्तों का इसे इल्म हो गया था। उसने अकबी दरवाजे में से निकलकर एक अंधेरी सीढ़ियां अबूर की और अब वो किले के पीछे निकल आई। यहाँ घनी झाड़ियां और घाटियां थीं। मारिया ने बड़ी रानी के साथ उन झाड़ियों में से गुजरकर घाटियां पार कर लीं और एक कच्ची सड़क पर आ गई। उन्होंने एक तरफ तेज तेज पैदल चलना शुरू कर दिया। सड़क एक वीरान जगह पर निकल आई। मारिया ने उस नागपुर शहर की सैर करते हुए एक खंडर देखा था जो किसी जमाने में शायद कोई मंदिर था, मगर अब ढहकर खंडर बन गया था। मारिया बड़ी रानी को लेकर उस खंडर में आ गई। यहाँ नीचे एक छोटा सा तहखाना था। मारिया ने यहाँ घास फूस बिछाकर बड़ी रानी को बिठा दिया और कहा, बड़ी रानी, आप यहाँ आराम करें। बड़ी रानी भीगी हुई आंखों के साथ पूछा, मेरा राजकुमार कहाँ है? घबराएं नहीं बड़ी रानी, मैं उसे भी बहुत जल्द आपके पास ले आऊंगी। आप इस जगह से बाहर हरगिज हरगिज ना निकलें, मैं अभी आती हूँ। मारिया बड़ी रानी को खंडर में बिठाकर खुद बाहर निकल आई। सुबह को किले में शोर मच गया कि बड़ी रानी गायब है। राजा के तो होश उड़ गए। वो परेशानी के आलम में भागा भागा रानी के पास पहुंचा। रानी गजब हो गया, बड़ी रानी गायब है। हैं? वो कहाँ चली गई? कहाँ जा सकती है? जरूर उसे किसी ने अगवा कर लिया है, मगर यहाँ इसे कौन अगवा कर सकता है? कुछ कहा नहीं जा सकता, मैं उसकी तलाश में जा रहा हूँ। राजा ने अपने आदमी साथ लिए और सारा शहर छान मारा, मगर बड़ी रानी का कहीं खोज न मिला। दोपहर को वो थक हार कर वापस आ गया। मारिया दोपहर को बड़ी रानी के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेकर गई। बड़ी रानी अपने
बेटे के लिए बड़ी उदास थी। मारिया ने उसे जबरदस्ती थोड़ा बहुत खिलाया। वो बार बार पूछ रही थी, क्या मेरा बेटा अच्छा हो जाएगा? कहते हैं नाग का डसा तो पानी नहीं मांगता। खुदा ने चाहा तो आपका बेटा जरूर अच्छा हो जाएगा। आप देवी हैं, क्या आप इतना भी नहीं कर सकती कि मेरे बेटे को फिर से जिंदा कर दें? बड़ी रानी, अब मैं आपको किस तरह से बताऊं कि ये मेरे इख्तियार में नहीं है। जब तक मेरा भाई नाग यहाँ नहीं आता, राजकुमार को कोई भी जिंदा नहीं कर सकता। वही उसे फिर से जिंदा कर देगा। बड़ी रानी रोने लगी। मारिया ने उसे हौसला दिया और खुद बाहर निकलकर शहर के बाजारों में नाग और अंबर को तलाश करने लगी कि शायद वो कहीं आते जाते नजर आ जाएं। जाने क्यों उसका दिल कह रहा था कि नाग और अंबर उसे इसी शहर में मिलेंगे। अब उधर जरा नाग और अंबर का हाल भी सुने। मद्रास शहर में रहते जब वो बेजार हो गए तो एक रोज नाग ने कहा, अंबर या मारिया यहाँ नहीं मिलेगी। मेरे ख्याल में हमें ऊपर की तरफ सफर करना चाहिए। यानी तुम्हारा मतलब है कि यहाँ से अब चल देना चाहिए? हाँ भाई, तो फिर ठीक है, रेलवे स्टेशन चलते हैं। जो भी गाड़ी हिंदुस्तान के ऊपर वाले शहरों को जाएगी उसमें बैठ जाएंगे। वो रेलवे स्टेशन पर आ गए। ये मद्रास का एक मोर रेलवे स्टेशन था। काफी बड़ा रेलवे स्टेशन था। उन्होंने देखा कि एक रेलगाड़ी बिल्कुल तैयार खड़ी है। वो उसमें जाकर बैठ गए। नाग ने दिल्ली के 2 टिकट ले लिए थे। गाड़ी चढ़ पर ही वो फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे थे। उस डिब्बे में काला साहब भी सफर कर रहा था, जिसने अंबर और नाग को नफरत से देखा। ये कमबख्त यहाँ कहाँ आ गया? क्योंकि नाग और अंबर का लिबास बड़ा मामूली सा था। उन्होंने कोट पतलून नहीं पहन रखा था। रेलगाड़ी सफर करती रही। चक चक इंजन भागता चला गया। रात गुजर गई। अंबर और नाग ने अपनी अपनी सीट रिजर्व करवा रखी थी। वो उन पर लंबी तान कर सो गए। दिन चढ़ा तो डिब्बे में एक बहरा आ गया। उसने काले साहब के आगे नाश्ता रख दिया। अंबर और नाग ने भी नाश्ता मंगवा लिया। इतने में अंबर के हाथ से पानी का ग्लास फर्श पर गिर पड़ा। उसके कुछ छींटे काले साहब के बिस्तर पर पड़ गए। वो गुस्से से बोला, अंधे हो गए और नजर नहीं आता क्या? नाग को गुस्सा तो बहुत आया। करीब था कि फनकार मारकर काले साहब का काम तमाम कर देता कि अंबर ने उसका हाथ दबाया और काले साहब से कहा, माफ करना, गलती हो गई। तुम जाहिल लोग, ऐसा ही होता है। जाने किस तरह से फर्स्ट क्लास के डिब्बे में आकर बैठ गया है। तुम्हारे पास टिकट है कि बगैर टिकट के सफर कर रहा है? अंबर ने टिकट निकाल कर दिखाए। काला साहब बोला, अब ऐसा ऐसा जाहिल लोग भी फर्स्ट क्लास में सफर करने लगा है। हम किधर को जाएगा? नाग ने कहा, तुम लोग बड़ा गरूर करता है, ये ठीक नहीं है। शट अप यू फूल। नाग को अब जो गुस्सा आया तो उसे अंबर भी ठंडा ना कर सका। रेलगाड़ी भागी जा रही थी। नाग ने घूर कर सुर्ख सुर्ख आंखों से काले साहब की तरफ देखा और एकदम से जौन बदलकर एक स्याह रंग के नाग की शक्ल में आ गया। उसने अपना फन उठाकर काले साहब के आगे लहराना शुरू कर दिया। काले साहब पर तो जैसे बिजली सी गिरी और वो बेहोश हो गया। नाग जल्दी से फिर से इंसान की शक्ल में आ गया। अंबर ने कहा, यार इसे संभालो, कमबख्त कहीं अगले जहान का टिकट लेकर न चला गया हो। जाने दो कमबख्त मगरूर इंसान को। अंबर ने काले साहब के मुंह पर पानी के छींटे मारे। थोड़ी देर बाद उसे होश आ गया। होश में आते ही उसने घबराकर नाग को देखा और फिर चीख मारकर बेहोश हो गया। नाग ने मुस्कुराकर कहा, इस काले का तो काम खत्म ही समझो अंबर भाई, अब ये होश में आने वाला नहीं है। अंबर ने कहा, नहीं यार, यूं ही किसी को नहीं मारना चाहिए। अंबर ने काले के मुंह पर ठंडे पानी का ग्लास उंडेल दिया। वो बड़बड़ करता उठकर बैठ गया और खौफजदा होकर बोला, वो नाग, वो सांप। अरे भाई, कौन सा सांप? क्या तुमने कोई ख्वाब तो नहीं देखा? ख्वाब नहीं नहीं, सांप था, नाग था। बड़ा सा फन उठाए मुझे लाल लाल आंखों से घूर रहा था। नाग ने कहा, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, यहाँ चलती गाड़ी में सांप कहाँ से आ सकता है? नहीं नहीं, मैंने तुम्हें सांप में बदलते देखा है। मेरी आंखें झूठ नहीं बोल सकती। मैं कसम खाता हूँ कि मैंने तुम्हें सांप बनते हुए देखा है। अंबर और नाग जोर से हंस पड़े। काले साहब, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। बेहतर यही है कि दिल्ली जाते ही तुम किसी पागल खाने में दाखिल हो जाओ और लग कर अपना इलाज करवाओ। गाड़ी एक जंक्शन पर रुकी तो काला साहब अपना सामान उठाकर डिब्बे से भाग गया। नाग और अंबर हंसते रहे। चलो अच्छा हुआ डिब्बा खाली हो गया, अब आराम से लेटकर सफर करेंगे। थोड़ी देर बाद वही काला साहब एक सिपाही और गार्ड को लेकर आ गया। यह है वो लड़का जो अभी अभी सांप बन गया था। सिपाही ने नाग को गौर से देखा और पूछा, क्यों भाई, तुम सांप बन गए थे? नाग ने कहा, आप इस पागल की बात को सच मान रहे हैं? अरे संतरी साहब, भला इस जमाने में कोई इंसान सांप बन सकता है? गार्ड ने कहा, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है? मगर ये साहब कहता है कि इसने अपनी आंखों से तुम्हें सांप बनते देखा है। काला साहब झट बोला, हाँ हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। दूसरे लोग भी जमा होकर बड़ी दिलचस्पी से नाग को तकने लगे। किसी ने कहा, ये आंखें नहीं झपक रहा, जरूर ये सांप है, इसे मार डालो, ये शैतान है, ये भूत है। मुसाफिरों में से किसी ने पिस्तौल का फायर कर दिया। गोली नाग के करीब से गुजर गई। उसने अंबर की तरफ देखकर कहा, अंबर, अब इन्हें कुछ दिखाना ही पड़ेगा। इतना कहकर नाग ने गहरा सांस दिया और एकदम से सांप बनकर उस आदमी की तरफ लपका जिसने फायर किया था। सांप उस आदमी की गर्दन से लिपट गया, उसे डसा और चिड़िया बनकर फुर से उड़ गया। लोगों पर खौफ छा गया। सारे मुसाफिर वहां से उठ दौड़े। कोई पांव तले कुचला गया, कोई गिर पड़ा। सिपाही, काला साहब और गार्ड भी उठ भागे थे। अंबर वहां से छुपकर पिछले डिब्बे में जाकर बैठ गया। गार्ड ने जल्दी से सीटी बजा दी। ड्राइवर ने गाड़ी चला दी। रेलगाड़ी स्टेशन से बाहर निकलकर भागने लगी। अंबर पिछले डिब्बे में दूसरे मुसाफिरों के साथ खामोश बैठा सोच रहा था कि इस कमबख्त काले साहब ने सारा काम खराब कर दिया। जाने नाग इस ट्रेन में है कि नहीं।
वैसे उसे यकीन था कि नाग चिड़िया बनकर इस गाड़ी में किसी न किसी जगह बैठा सफर कर रहा होगा। अंबर को एक खतरा यह भी था कि गार्ड उसे पहचान न ले और नाग का साथी समझकर उसे गिरफ्तार न कर ले। आखिर नाग ने एक आदमी को हिला कर दिया था। गाड़ी नागपुर के रेलवे स्टेशन में दाखिल हो गई। अगला स्टेशन नागपुर ही था। अंबर नीचे उतर ही रहा था कि पुलिस लपक कर आ गई और उसे हथकड़ी पहनाकर गिरफ्तार करके ले गई। तुम्हें एक आदमी के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। अंबर ने कहा, लेकिन मैंने तो कोई कत्ल नहीं किया। थानेदार ने कहा, कत्ल तुम्हारे साथी ने किया है। उसने सांप बनकर एक मुसाफिर को मार डाला है। जब तक उसका पता नहीं चलता तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा। अंबर परेशान हो गया कि कमबख्त एक तो नाग बिछड़ गया और ऊपर से उन्होंने हथकड़ी डालकर परेशान कर दिया, और अगर वो चाहता तो उसी वक्त हथकड़ी तोड़कर फरार हो सकता था। लेकिन उसने सोचा कि चलो पुलिस वालों के मेहमान हैं, आखिर शहर में कोई ना कोई ठिकाना तो तलाश करना ही है। बेहतर है कि पुलिस के जेल में रहा जाए, नाग वो मिल ही जाएगा। अंबर पुलिस वालों के साथ थाने आ गया। यहाँ उसे हवालात में बंद कर दिया गया। हवालात में जमीन पर एक चटाई बिछी थी। एक और कैदी वहां बैठा मुंह ही मुंह में कुछ गुनगुना रहा था। उसने अंबर को तेज आंखों से देखते हुए मुस्कुराकर पूछा, किसी को कत्ल किया है या चोरी की है? अंबर ने आंख मारकर कहा, कत्ल किया है। कैदी बोला, अरे लानत है तुम पर, तुम्हें मालूम नहीं कि वो अनाड़ी है जो चोरी की खातिर किसी इंसान की जान लेता है? जान तो खुदा की अमानत होती है, किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान की जान लेने का हक नहीं। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? अंबर ने कहा, भाई मैंने तो यूं ही दिल लगी की खातिर ऐसा कह दिया है, असल में मैंने किसी को नहीं मारा। हाँ, मेरे दोस्त की एक आदमी ने लड़ाई जरूर हो गई थी। कैदी खामोश हो गया। अंबर ने पूछा, यहाँ खाने पीने को क्या मिलता है यार? कैदी ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, ये कमीने क्या देंगे भला? बस वही पतली कड़वी दाल और एक जली हुई रोटी। लानत है, मैं तो नहीं ये खाऊंगा। तो क्या तुम बिरयानी खाओगे? अगर तुम पसंद करो तो मैं बिरयानी भी पैदा कर सकता हूँ, मगर जरा मेरे दोस्त को आ लेने दो। कैदी जोर से हंस पड़ा। जरूर तुम भी कुछ रोज पागल खाने में रहकर आए हो। बहुत खूब, बहुत खूब। अगर पागल खाने रहकर नहीं आए तो जब यहाँ से निकलोगे तो पागल खाने पहुंचा दिए जाओगे। अब नाग की भी सुनिए। वो चिड़िया बनकर रेलगाड़ी के इंजन के कोयले वाले डिब्बे के ऊपर बैठा सफर कर रहा था। गाड़ी नागपुर पहुंची तो उसने अंबर की तलाश शुरू कर दी। जब तक वो प्लेटफॉर्म पर आया पुलिस अंबर को गिरफ्तार करके ले जा चुकी थी। नाग ने चिड़िया के रूप में इधर उधर उड़कर सारे स्टेशन को देखा, मगर अंबर का कहीं निशान न मिला। बड़ा परेशान हुआ। उसने सारे शहर की सैर कर ली। कभी उड़कर किसी बाग में चला जाता, कभी उड़कर किसी सड़क और किसी मकान पर जाता और अंबर को देखता, लेकिन अंबर उसे कहीं भी दिखाई न दिया। ना उम्मीद होकर वापस आ गया। रेलवे स्टेशन के ऊपर से गुजरकर शहर से बाहर एक किले की बुर्जी पर जाकर बैठ गया। ये वही किला था जिसमें राजा और रानी रहते थे और जहां से मारिया बड़ी रानी को भगाकर शहर से बाहर वाले खंडर में ले गई थी। नाग ने देखा कि राजा और रानी बुर्जी के कमरे से बाहर निकल रहे हैं। वो उनकी बातें सुनने लगा। राजा कह रहा था, कमबख्त, बड़ी रानी को इस तरह से अगवा किया गया है कि किसी को कानो कान खबर तक न हो सकी। बाहर ताला लगा था, कोई ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुआ और रानी को भगाकर ले गया। उफ, अब क्या होगा? बड़ी रानी को ढूंढना बहुत जरूरी है। रानी ने कहा, फिक्र न करो महाराज, मैंने सारे नौकरों और सिपाहियों को हुक्म दे दिया है कि वो बड़ी रानी को हर हालत में तलाश करके ले आए, ख्वाह वो किसी जगह ही क्यों ना छुपी हो। राजा ने सर पर हाथ फेरकर कहा, महारानी, ऐसे लगता है कि तीर कमान से निकल चुका है। बड़ी रानी अब हमारे हाथ नहीं आएगी। मायूस ना हो, बड़ी रानी इस शहर से निकलकर कहीं नहीं जा सकती। मेरे आदमी उसे तलाश करके ही रहेंगे। नाग चिड़िया की शक्ल में बुर्जी के ऊपर बैठा राजा और रानी की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। वैसे उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये क्या बातें कर रहे हैं। बस वो इतना ही समझ सका कि बड़ी रानी को उस किले से अगवा कर लिया गया है, लेकिन उसे क्या दिलचस्पी हो सकती थी। चुनाचे वो बुर्जी के ऊपर से उड़ गया। उड़ते उड़ते वो एक बाग में आ गया। यहाँ दरख्तों पर बड़े मीठे लाल लाल अमरूद लगे थे। नाग ने अमरूदों का मजा चखा और दोबारा उड़ने लगा। नाग को चिड़िया बनकर उड़ने में बड़ा मजा आ रहा था। उसने सारे शहर की सैर कर ली। ये काफी बड़ा शहर था। ऊंची ऊंची इमारतें थी, बाग थे, बड़े बड़े मंदिर थे, मस्जिदें थी, गिरजे थे। नाग उस शहर से बहुत खुश हुआ। सचमुच बड़ा खूबसूरत शहर था। उड़ते उड़ते नाग शहर से बाहर आ गया और एक पुराने खंडर पर जाकर बैठ गया। ये वही खंडर था जिसके अंदर तहखाने में बड़ी रानी छुपी हुई थी। दोपहर का वक्त था। मारिया बड़ी रानी को खाना खिलाकर अभी अभी शहर में अंबर और नाग की तलाश में गई थी। बड़ी रानी तहखाने में लेटी अपने बेटे को याद करके रो रही थी। नाग चिड़िया की शक्ल में खंडर के ऊपर बैठा चारों तरफ चोंच घुमाकर तकता रहा। चिड़िया बनकर उसे हर शय बड़ी साफ दिखाई दे रही थी। उसे जमीन पर रोटी का छोटा सा टुकड़ा गिरा हुआ नजर आया। वो सोचने लगा कि इस वीरान जगह पर यह रोटी का टुकड़ा कहाँ से आ गया। वो खंडर की छत पर से उतरकर नीचे आ गया। उसने रोटी के टुकड़े को चोंच मारी तो मालूम हुआ कि रोटी बिल्कुल ताज़ा है। ये ताज़ा रोटी इस खंडर में कहाँ से आ गई? नाग अब यही सोच रहा था कि उसे किसी औरत की सिसकियां भरने की हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दी। नाग चौकन्ना हो गया। वो एकदम से इंसान की शक्ल में आ गया, यानी फिर से नाग बन गया। उसने अपने कान औरत की आवाज़ पर लगा दिए। औरत होले होले सिसकियां भरकर रो रही थी। नाग दबे पांव खंडर में उस तरफ को चल दिया जिधर से रोने की आवाज़ आ रही थी। एक जगह वो रुक गया। रोने की आवाज़ नीचे ज़मीन की तरफ से आ रही थी। नाग ने सोचा, ज़रूर इस जगह कोई तहखाना है और किसी डाकू ने किसी औरत को यहाँ कैद कर रखा है।
थोड़ी सी कोशिश के बाद नाग ने तहखाने को जाने वाला रास्ता तलाश कर लिया। ये रास्ता तंग था। नाग झुककर रास्ते से गुजर गया। नीचे जाकर क्या देखता है कि एक छोटा सा कमरा है और कमरे में एक मोमबत्ती जल रही है, जिसकी धीमी धीमी रोशनी में एक औरत घास पर बैठी दीवार से टेक लगाए घुटनों में सर देकर रो रही है। नाग के पाँव की आहट सुनकर बड़ी रानी चौंकी। उसने अपने एक सामने आदमी को देखा तो चीख मारकर बोली, नहीं नहीं, मुझे ना मारो, मुझे ना ले जाओ, मेरा राजकुमार आने वाला है, मेरा बेटा आने वाला है। देवी ने कहा है कि वो उसे लेकर आएगी, वो उसे जिंदा कर देगी। नाग ने बड़ी नरमी से कहा, माँ जी डरे नहीं, मैं दुश्मन नहीं दोस्त हूँ, आप मुझे भी अपना बेटा ही समझे। मैं तो यहाँ से गुजर रहा था कि आपके रोने की आवाज़ ने मेरे कदम पकड़ लिए और मैं यहाँ चला आया। बताएं कि आप कौन हैं और इस तहखाने में आपको किसने कैद कर रखा है। बड़ी रानी ने कहा, बेटा मैं नागपुर के शाही खानदान की आखिरी औरत हूँ। यहाँ का किला और इसके महल सब मेरे और मेरे बच्चों की मलकियत है। इस किले का राजा एक डाकू है जिसने असली राजा को हिला करके जबरदस्ती इस पर कब्जा जमा रखा है। उसने मेरे राजकुमार को मरवा दिया, अब मुझे भी मरवाने वाला था कि एक देवी मुझे उठाकर यहाँ ले आई। देवी? वो देवी कौन है माँ जी? बस बेटा एक नेक दिल औरत है, वो कहती थी कि मेरा राजकुमार भी अच्छा हो जाएगा। नाग ने पूछा, आपका राजकुमार कहाँ है? बेटा उसे सांप से डसवाया गया था, उसकी लाश संदूक में बंद शमशान भूमि में पड़ी है। नाग ने कहा, माँ जी भला मरा हुआ आदमी भी कभी दोबारा जिंदा हुआ है? बड़ी रानी बोली, यही तो मैं उस देवी से कहती हूँ, मगर वो कहती है कि राजकुमार को सामने डसा है और उसका खून सारे का सारा वैसे ही सर धोकर जम गया है, इसलिए मेरा भाई आकर उसे ठीक कर देगा। नाग खुशी से एकदम उछल पड़ा। मेरा भाई? माँ जी उस देवी को आपने देखा है? बड़ी रानी ने कहा, यही तो मुसीबत है बेटा, वो नजर नहीं आती। नाग ने खुश होकर कहा, माँ जी वो देवी मेरी बहन मारिया है, मैं ही वो नाग भाई हूँ जिसका देवी इंतजार कर रही थी। बड़ी रानी तो खुशी से निहाल हो गई। बेटा तुम ही वो भाई हो जो मेरे बेटे को दोबारा जिंदा करोगे? बेटा क्या मेरा राजकुमार जिंदा हो जाएगा ना? बोलो बेटा, क्या वो फिर से मुझसे बातें करेगा? क्या मैं उसको फिर से चलता फिरता देख सकूंगी? नाग ने कहा, वो कहाँ है, उसकी लाश किस जगह पर है? बड़ी रानी ने कहा, देवी ने कहा है कि मेरे राजकुमार की लाश एक संदूक में बंद शहर के एक शमशान में दफन है, असल जगह देवी ही जानती है। देवी मारिया कहाँ है? थोड़ी देर हुई मुझे खाना खिलाकर बाहर निकली, वो तुम्हारी तलाश में फिरती रहती है, कहती है मेरे 2 भाई आने वाले हैं। नाग ने कहा, जी माँ, हमारा एक भाई इस शहर में पहुंच गया है, मगर वो थोड़ी देर बाद आएगा। फिर उसने कहा, अच्छा बड़ी रानी, मैं खुद जाकर शहर उसे तलाश करता हूँ। बड़ी रानी ने कहा, बेटा देवी तो किसी को दिखाई नहीं देती, फिर तुम उसे कहाँ तलाश करोगे? अंबर ने कहा, मुझे उसकी खुशबू आ जाएगी। इतना कहकर अंबर खंडर से बाहर आकर चील बनकर उड़ गया और शहर में चक्कर लगाने लगा। वो सड़कों पर आकर नीचे नीचे उड़ता और गोता लगाकर फिर निकल जाता, मगर उसे किसी भी जगह मारिया नजर न आई। भला वो उसे कहाँ नजर आती, क्योंकि मारिया तो उस वक्त खंडर में दाखिल हो रही थी। बड़ी रानी को मारिया के आने की बिल्कुल खबर न हुई। फिर पाँव की आवाज़ सुनाई दी। बड़ी रानी ने पूछा, कौन है? मारिया ने कहा, मैं हूँ देवी। बड़ी रानी ने जल्दी से कहा, देवी अभी अभी तुम्हारा भाई निकल कर गया है। मारिया ने खुशी से उछलकर पूछा, मेरा भाई यानी नाग आया है? तुम्हें कैसे पता चला कि वो नाग है? बड़ी रानी ने कहा, उसने मुझे खुद अपना तारुफ नाग कहकर करवाया था। वो कहता था कि मेरी बहन मारिया और मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। मारिया बेहद खुश हुई। बड़ी रानी ने बेताब होकर पूछा, देवी क्या वो मेरे राजकुमार को फिर से जिंदा कर सकेगा? हाँ हाँ बड़ी रानी, वो जरूर ऐसा करेगा और खुदा के हुक्म से उसकी इजाजत से ऐसा करेगा। मैं उसकी तलाश में जाती हूँ। बड़ी रानी ने जल्दी से कहा, भगवान के लिए मुझे ना छोड़कर जाओ, तुम्हारा भाई यहीं आ जाएगा। इतने में बाहर फड़फड़ाने की आवाज़ आई। मारिया ने कहा, मेरा भाई आ गया, मुझे उसकी खुशबू आ रही है। वो भागकर बाहर गई। नाग बुलबुल का रूप छोड़कर फिर से इंसान की शक्ल में आ चुका था और तहखाने में दाखिल हो रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो खुशी से निहाल हो गए। खुदा का शुक्र है आज मैं अपनी बहन से मिला। मारिया ने कहा, खुदा का शुक्र है, खुदा ने मुझे अपने भाई से मिला दिया। नाग अंदर आ गया। उसने मारिया से पूछा, राजकुमार की लाश कहाँ है? मारिया ने बताया कि शमशान भूमि यानी हिंदुओं के कब्रिस्तान में। मेरा ख्याल है चलकर लाश को देखना चाहिए। हाँ अभी चलो नाग। बड़ी रानी ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मारिया ने कहा, बड़ी रानी बेहतर है कि आप इसी जगह हमारा इंतजार करें। शहर में आपका जाना ठीक नहीं, क्योंकि राजा के आदमी हर तरफ आपको ढूंढते फिर रहे हैं। बड़ी रानी को खंडर के तहखाने में ही छोड़कर नाग और मारिया शमशान भूमि की तरफ चल पड़े। मारिया ने उससे अंबर के बारे में पूछा, अंबर भाई कहाँ है? नाग ने कहा, वो भी इसी शहर में किसी जगह है। और फिर नाग ने सारी कहानी मारिया को सुना दी। वो बड़ी हंसी। इसी तरह बातें करते करते वो शमशान भूमि पहुंच गए। वहां उस वक्त लोग किसी मुर्दे को जलाने के लिए लाए थे। मारिया और नाग एक तरफ खड़े हो गए। लोगों ने मुर्दे की लकड़ियों की चिता पर लिटा दिया, फिर उस पर घी के कनस्तर उंडेले, फिर आग जला दी। आग एकदम से भड़कने लगी। चिता में मुर्दा जलने लगा। लोग चले गए, मगर मुर्दे के रिश्तेदार उसकी हड्डियां लेने के लिए उसी जगह बैठे रहे। मेरा ख्याल है इस वक्त कब्र खोदकर राजकुमार की लाश निकालना बड़ा मुश्किल है, मारिया ने कहा। नाग बोला, हाँ मेरा ख्याल है हमें रात को आना चाहिए। रात होने में भी तो सिर्फ 2-3 घंटे बाकी रह गए हैं। नाग और मारिया वापस आ गए और शहर की सड़कों पर फिरने लगे। जब रात का अंधेरा फैलने लगा तो दोनों सबसे पहले खंडर वाले तहखाने में गए। वहां उन्होंने बड़ी रानी को तसल्ली दी और कहा, बड़ी रानी
हम राजकुमार की लाश को यहाँ लाने के लिए रात के अंधेरे का इंतजार कर रहे थे। अब अंधेरा फैल गया है, अब लाश लेकर आते हैं। रानी ने रोते हुए कहा, बेटे उसकी लाश मेरी आंखों के सामने न लाना। अगर लाश लानी है तो पहले मुझे हलाक कर दो। हाँ, अगर तुम उसे जिंदा कर सकते हो तो उसे जिंदा करके अपने साथ ले आना। नाग ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी घबराएं नहीं, खुदा के फजल से हम आपका बेटा अपने साथ ही लेकर आएंगे। मारिया ने तखाने में मोमबत्ती रोशन कर दी, जिसकी हल्की हल्की रोशनी में बड़ी रानी का चेहरा बड़ा उदास लग रहा था। नाग और मारिया वहां से निकलकर शमशान भूमि में आ गए। यहाँ अब डरा देने वाला अंधेरा और खामोशी फैली हुई थी। मारिया को महसूस करके शमशान के कुत्ते भौंकने लगे। उनके भौंकने की आवाज सुनकर एक बड़ा पुजारी भी जाग उठा। वो लालटेन लेकर झोंपड़े से बाहर निकला और कुत्ते को पिचकार कर बोला, अरे कौन है यहाँ, क्यों भौंक रहा है तू? नाग एक तरफ झाड़ियों में हट गया। सरगोशी में बोला, कमबख्त, ये कहाँ जाग पड़ा इस वक्त? वो कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था। उस बड़े पुजारी ने शायद नाग की सरगोशी सुन ली थी। वो लालटेन लेकर उस तरफ बढ़ा जहां नाग और मारिया झाड़ियों में छुपे हुए थे। नाग ने मारिया का हाथ दबाकर कहा, अब तुम्हारी बारी है, अपना काम दिखाओ। मारिया ने जोर से चीख कर कहा, मैं इस मुर्दे का भूत हूँ जो आज यहाँ जलाया गया है। खबरदार, अगर आगे कदम बढ़ाया तो कच्चा खा जाऊंगा। वो बड़ा पुजारी थर थर कांपने लगा। कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। मारिया ने एक और चीख मारी तो कुत्ता और वो पुजारी दोनों वहां से ऐसे भागे कि पीछे पलट कर भी नहीं देखा। नाग ने कहा, अब काम शुरू करते हैं। मारिया नाग को साथ लेकर शमशान के अकब में उस मकाम पर ले गई जहां उसने जमीन में राजकुमार की लाश का संदूक दफन कर रखा था। नाग ने कुदाल की मदद से कब्र खोद डाली। अंदर संदूक निकल आया। नाग ने ढकना उठाकर देखा, राजकुमार मरा पड़ा था। उसने झुककर देखा, उसे बड़े खतरनाक सांप डसा था, लेकिन ये उसकी खुशकिस्मती थी कि खून बहा नहीं था बल्कि जम गया था। उस सांप के जहर का असर ठंडा था, जिसकी वजह से खून जम गया था। नाग ने कहा, यह बच जाएगा, लेकिन इसे यहाँ से उठाकर किसी दूसरी जगह ले जाना होगा। मारिया ने कहा, नाग, यहाँ से ले जाना बड़ा मुश्किल है, क्या ऐसा इंतजाम नहीं हो सकता कि इसी जगह इसका जहर निकाल दिया जाए? नाग ने कहा, मैं कोशिश करूंगा। इसे सबसे पहले एक ऐसे सांप से कटवाना होगा जिसका जहर गर्म होगा। उस जहर की वजह से इसका सारा खून फिर से नीला हो जाएगा। उसके बाद अगला सांप को बुलवाना होगा जिसने पहले इसे काटा था। तो क्या ये इसी जगह नहीं हो सकता? मारिया ने पूछा। हो सकता है, मगर खतरा है कि कोई आदमी यहाँ आकर हमारा काम खराब ना कर दे। मारिया ने कहा, यहाँ जो भी आएगा मैं उसे भगा दूंगी, तुम काम शुरू करो। बहुत अच्छा। नाग ने संदूक के करीब बैठकर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अभी उसने 10-12 मंत्र ही पढ़े होंगे कि शमशान यानी कब्रिस्तान में एक चीख बुलंद हुई। उस चीख की आवाज़ सुनकर मारिया तो काम गई। ये किसकी आवाज़ थी? नाग ने कहा, मालूम होता है कि कोई शख्स यहाँ छुपा हुआ है। इतने में आवाज़ आई, तुम कौन हो जो मुर्दे की लाश बाहर निकाल रहे हो? नाग ने कहा, तुम कौन हो? आवाज़ ने कहा, मैं इस मुर्दे का भूत हूँ जिसे आज रात यहाँ जलाया गया था। मारिया ने कहा, तुम क्या चाहते हो? भूत ने कहा, मैं इस शख्स का खून पीना चाहता हूँ और वो उसकी लाश को खाने आया हूँ। नाग ने कहा, तुम्हारी भलाई इसी में है कि यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें एक बार फिर आग में डालकर हमेशा के लिए भस्म कर दूंगा। भूत ने कहका लगाया, तुम्हारी ये हिम्मत, अच्छा अभी तुम्हें इस गुस्ताखी का मजा चखाता हूँ। और भूत ने उसके साथ ही एक दरख्त उखाड़कर जमीन पर फेंक दिया। मारिया ने कहा, नाग भाई, इस भूत को खत्म कर दो। नाग ने भूत को मारने वाले मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। थोड़ी देर में भूत ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, माफ कर दो, मुझे आग में ना जलाओ, अरे मर गया, अरे माफ कर दो, अब कभी यहाँ नहीं आऊंगा। नाग ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें भस्म करके ही छोड़ूंगा। तुम यहाँ आने वाले लोगों को तंग किया करोगे, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भूत बोला, मैं सारी उम्र तुम्हारा गुलाम बनकर जिंदा रहूंगा, मैं तुम्हारे बड़े काम आऊंगा। तुम मुझसे जो काम लोगे खुशी से तुम्हारे काम करूंगा, मदद करूंगा, भगवान के लिए मुझे ना मारो। नाग ने कहा, ठीक है, तो फिर यह संदूक कब्र से निकालकर बाहर ले आओ। उसी वक्त कब्र में से संदूक अपने आप निकलकर बाहर आ गया। मारिया ने खुश होकर कहा, यह काम तो बड़ा अच्छा हुआ नाग भैया। भूत ने कहा, यह कैसी लड़की है जो इंसानों की तरह बातें करती है मगर भूतों की तरह दिखाई नहीं देती? नाग ने कहा, इसका नाम मारिया है, ये मेरी बहन है। इसे एक दरवेश ने आज से हजारों बरस पहले गायब कर दिया था। ये तब से ऐसी है। हमारा एक भाई अंबर भी है, वो इसी शहर में किसी जगह है। जरा इस काम से फारिग हो जाएं, फिर तुम्हें उससे भी मिलवाएंगे। भूत ने कहा, अच्छा तो मुझे इजाजत दें, ये बस मेरी निशानी। भूत ने एक अंगूठी उसकी तरफ फेंकी। ये अंगूठी चांदी की थी और उसमें एक जमुर्द पड़ा हुआ था। जिस वक्त आपको मेरी जरूरत पड़े इस अंगूठी को किसी शय से जोर से रगड़ दें, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अच्छा, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। नाग ने अंगूठी उठाकर उंगली में डाल ली और दोबारा मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। 15 मिनट उसे मंत्र पढ़ते गुजरे थे कि अंधेरे में एक सांप नमदार हुआ, जिसने आकर नाग के आगे सर झुका दिया। नाग ने उसकी तरफ देखकर कहा, सुनो, इस लाश को काटो और वापस चले जाओ। सांप ने सर झुका दिया, फिर उठा और लाश के टखने पर मुंह रखकर उसे डस दिया और चुपके से सर झुकाकर अंधेरे में गायब हो गया। उसके डसने से राजकुमार के सारे जिस्म में जमा हुआ खून फिर से गर्दिश करने लगा। लाश को पसीना आ गया। नाग ने दोबारा जोर जोर से मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। आखिर एक तरफ से फनकार की आवाज़ सुनाई दी। मारिया नाग के पीछे हटकर खड़ी हो गई। मारिया ने देखा कि एक सफ़ेद सांप अपना फन उठाए चला आ रहा है। नाग के करीब आकर सांप ने अपना फन झुकाकर नाग को सलामी दी। नाग ने कहा, ऐ संगचूर सफ़ेद है, क्या तूने इस शख्स को डसा था?
सांप ने कहा, हाँ नाग देवता, ये गलती मुझसे हो गई थी, मुझे माफ़ कर दें, मुझे मालूम नहीं था कि ये आपका अपना आदमी है। नाग ने कहा, तुमसे जो गलती हुई थी वो हो गई। अब ऐसा करो कि इस शख्स के जिस्म से अपना सारा जहर वापस खींचकर यहाँ से दफा हो जाओ। जो हुक्म अजीम देवता। और सफ़ेद सांप ने अपना मुंह राजकुमार की लाश की गर्दन से लगाकर उसके खून में से जहर चूसना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सांप ने राजकुमार के सारे बदन का जहर चूस लिया। फिर उसने अदब से कहा, इजाज़त है नाग देवता, हाँ भाग जाओ यहाँ से और फिर कभी अपनी शक्ल न दिखाना मुझे। सफ़ेद सांप चुपके से दुम दबाकर वहाँ से भाग गया। मारिया ने कहा, अभी इसे कितनी देर में होश आएगा, ये तो बिल्कुल लाश की तरह पड़ा है। नाग ने कहा, अभी होश में आ जाएगा, जहर तो इसके जिस्म से सारा निकल चुका है। अभी वो बातें कर रहे थे कि राजकुमार के जिस्म में हरकत पैदा हुई और उसने गहरा सांस लिया। मारिया ने खुश होकर कहा, यह जिंदा हो गया, हाँ अभी इसे पूरी तरह होश आ जाएगा। राजकुमार गहरे गहरे लंबे लंबे सांस से ले रहा था। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोल दी और ऊपर देखा। उसे नाग की शक्ल नजर आई। बड़ी कमजोर आवाज में बोला, पानी। नाग ने पहले ही से एक कटोरे पानी का भरकर पास रख छोड़ा था। उसने पानी का कटोरा राजकुमार के होंठों से लगा दिया। राजकुमार सारे का सारा पानी पी गया। पानी पीकर वो उठकर बैठ गया। मैं कहाँ हूँ? नाग ने कहा, तुम अपने हमदर्द के पास हो। राजकुमार ने कुछ याद करते हुए कहा, मुझे शायद सामने डस दिया था। हाँ, और अब तुम अच्छे हो गए हो। लेकिन मैं इस संदूक में कैसे आ गया? नाग ने कहा, तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें हलाक करवाने की बहुत कोशिश की और इस संदूक में बंद कर दिया था। मैंने मंत्र पढ़कर तुम्हें फिर से अच्छा कर दिया। अब तुम हंसी खुशी दोबारा जिंदगी बसर कर सकोगे। राजकुमार ने कहा, मेरी माता जी कहाँ हैं? वो भी इसी शहर में तुम्हारी राह देख रही हैं। फिक्र न करो, हम अभी तुम्हें उनके पास लिए चलते हैं। उसके बाद नाग ने राजकुमार को संदूक में से बाहर निकालकर पत्थरों पर लिटा दिया। मारिया ने कहा, राजकुमार भाई, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? राजकुमार ने इधर उधर देखकर कहा, यह किसकी आवाज़ थी? लड़की कौन थी? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देती। नाग ने कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं, ये लड़की मेरी बहन मारिया है। तुम इसे देवी भी कह सकते हो। ये जादूगरनी है और किसी को दिखाई नहीं देती। तुम सिर्फ उसकी आवाज़ सुन सकते हो। इसी ने तुम्हारी जान बचाई है और तुम्हारी माता जी को मौत के मुंह से बचाया है। क्या मतलब? राजकुमार ने हैरानी से कहा। नाग ने कहा, यह सब नागपुर वाले किले की गद्दी का झगड़ा था भाई। यहाँ के मकार राजा ने पहले तुम्हें सांप से डसवा कर मरवाने की कोशिश की और फिर तुम्हारी माता जी को अगवा करके किले में डाल दिया। हमारी बहन मारिया का उधर से गुजर हुआ। उसने तुम्हारी माता के बैन सुने तो उन्हें वहाँ से फरार करवा के एक जगह खंडर में लाकर छुपा दिया। अब उसे मेरी तलाश थी, क्योंकि मैं ऐसा मंत्र जानता था जिसकी मदद से सांप के जहर का असर खत्म हो जाता है। बस मैंने आकर मंत्र पढ़ा, तुम्हारे अंदर फैला हुआ जहर खत्म कर दिया और अब तुम फिर से भले चंगे हो गए हो। तुम्हारी माता जी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, आओ हमारे साथ। मारिया ने पूछा, क्या तुम चल सकोगे राजकुमार? राजकुमार ने उठकर चलने की कोशिश की, मगर वो ज्यादा दूर तक न चल सका। अभी उसके बदन में काफी कमजोरी थी। मारिया ने कहा, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं सवारी लेकर आती हूँ। आधी रात को तुम सवारी कहाँ से लाओगे मारिया? नाग ने पूछा। मारिया ने कहा, तुम लोग इसी जगह मेरा इंतजार करो, मैं अभी कोई ना कोई बंदोबस्त करती हूँ। नाग ने राजकुमार को फिर से लिटा दिया। मारिया जल्दी से शमशान भूमि से निकलकर सड़क पर आ गई। जरा दूर जाकर उसने देखा कि एक कच्चे मकान के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी। घोड़ा जरा परे बंधा हुआ था। उसने सोचा कि इस गाड़ी को ले चले। फिर ख्याल आया कि किसी गरीब आदमी की गाड़ी है, बेचारा परेशान होगा। अभी वो सड़क पर खड़ी ये सोच रही थी कि उसे दूर से रोशनी नजर आई। शायद कोई मोटर कार या ट्रक चला रहा था। बस ये ठीक रहेगा। मारिया रोशनी के करीब आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद रोशनी करीब आ गई। ये एक मोटर कार थी। मारिया ने सड़क के बीच में पहले ही एक बड़ा सा पत्थर लाकर रख दिया था। कार करीब आकर रुक गई। ये किस बदबख्त ने पत्थर यहाँ फेंक रखा है? अंदर से एक खौफनाक चेहरे वाले आदमी ने बाहर निकलते हुए कहा। एक और आदमी भी बाहर आ गया। कार में ये दोनों खौफनाक चेहरों वाले आदमी ही बैठे थे। पकड़ो और उठाओ इस पत्थर को, हमें देर हो जाएगी। रात गुजर गई तो हम डाका न डाल सकेंगे। आज की रात डाके के लिए बड़ी अच्छी रात है। मारिया समझ गई कि डाकू हैं और किसी के घर डाका डालने जा रहे हैं। पहला बोला, खंजर से हलाक करोगे या गोली से मारोगे उसे? वो पत्थर एक तरफ हटा रहे थे। दूसरा बोला, फिक्र ना करो, आज उस शख्स के सारे खानदान को हलाक कर दूंगा, सोना भी लूट लूंगा और सबको खत्म भी कर दूंगा। मारिया ने दिल में कहा कि इन लोगों की गाड़ी जरूर छीन ली जानी चाहिए, बल्कि इन्हें भी खत्म कर देना चाहिए ताकि पूरे खानदान की जिंदगी बच सके। ये सोचकर मारिया गाड़ी के करीब जाकर खड़ी हो गई। उसने हाथ कार के अंदर डालकर उसका हॉर्न बजाया। हॉर्न की आवाज सुनकर दोनों डाकू ने तज्जुब से एक दूसरे की तरफ देखा। अंदर कौन है? अंदर तो कोई नहीं। फिर ये हॉर्न किसने बजाया? मेरा ख्याल है अपने आप बज उठा होगा। ये कैसे हो सकता है? मारिया ने एक बार फिर हॉर्न बजाया। अब दोनों के होश उड़ गए। भागकर कार के पास आए और मारिया परे हट गई। अंदर कोई भी नहीं था। ये हॉर्न कौन बजा रहा था? दूसरा डाकू डरकर बोला, आधी रात का वक्त है, सुनसान इलाका है, जरूर यहाँ कोई भूत आ गया है, भागो यहाँ से। लेकिन अब वो भाग नहीं सकते थे क्योंकि मारिया ने पूरा बंदोबस्त कर लिया था। दोनों डाकू जल्दी से कार में सवार होने ही लगे थे कि मारिया ने एक डाकू के सर पर इतने जोर से पत्थर मारा कि वो चकरा कर गिरा और बेहोश हो गया। दूसरा डाकू घबराकर एक तरफ भागा। मारिया ने उसके पीछे जोर से पत्थर मारा जो उसके सर में लगा और वो भी उसी जगह गिरकर बेहोश हो गया।
मारिया ने दोनों को घसीटकर एक गड्ढे में डालकर ऊपर मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर डाल दिए। उसके बाद मारिया ने कार स्टार्ट की और शमशान भूमि के पास ले आई। राजकुमार और नाग मारिया का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कार को देखा तो बड़े खुश हुए। नाग ने कहा, तुमने तो कमाल कर दिया, ये कार कहाँ से उड़ा लाई हो? मारिया ने हंसकर कहा, बस उड़ा ही ली कहीं से, अब जल्दी से राजकुमार को इसमें बिठा दो। उन्होंने मिलकर राजकुमार को कार के पीछे लिटा दिया। नाग आगे बैठा। मारिया ने कार स्टार्ट की और उसे मुख्तलिफ रास्तों से लेकर उसी खंडर के बाहर लाकर खड़ा कर दिया, जिसके तहखाने में राजकुमार की माता उसका इंतजार कर रही थी। बड़ी रानी ने कार की आवाज़ सुन ली थी। इतने में नाग अंदर दाखिल हुआ। उसने राजकुमार को सहारा दे रखा था। अपने बेटे को देखकर बड़ी रानी खुशी से जैसे बेहाल होकर उससे लिपट गई। उसे गले लगाकर देर तक प्यार करती और रोती रही। मेरे लाल, तुझे किसकी नज़र लग गई थी? खुदा ने हम पर रहम किया कि तू फिर से जिंदा हो गए। राजकुमार ने कहा, माताजी, खुदा का शुक्र है कि फिर से आपकी शक्ल देखनी नसीब हुई। नाग ने कहा, राजकुमार, तुम लेट कर आराम करो, तुम्हें अभी आराम की ज़रूरत है। मारिया ने कहा, इस जगह आराम नहीं हो सकता, हम सिर्फ राजकुमार की वजह से यहाँ बैठे थे। राजकुमार मिल गया है, अब हमें यहाँ से किसी अच्छी जगह जाना चाहिए ताकि राजकुमार को ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिल सके और ये फिर से सेहतमंद हो जाए। नाग ने कहा, तुम्हारे ख्याल में ऐसी जगह कौन सी हो सकती है? मारिया ने कहा, यह शहर बहुत बड़ा है, इस शहर में हम किसी बड़े ऊंचे और आला दर्जे के होटल में भी ठहर सकते हैं। नाग बोला, बड़ा अच्छा ख्याल है। बड़ी रानी ने कहा, मगर बेटा, उस खबीस राजे को पता ना चल जाए, कहीं वो फिर से मेरे बेटे को मरवा ना दे। मारिया ने कहा, बड़ी रानी, आप घबराएं नहीं, राजा के बाप को भी पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ हैं। बड़ी रानी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम वापस अपने शहर चले जाएं। नाग ने कहा, बड़ी रानी, अगर आप वापस चले गए तो राजा को फौरन पता चल जाएगा, उसके जासूस आपके शहर में तो आपके घर का बाकायदा पहरा दे रहे होंगे। जो ही आप वहां पहुंचेंगे राजा को इतला मिल जाएगी और वो आप लोगों को किसी न किसी तरह हलाक करवा देगा। इसलिए मारिया का ख्याल ठीक है कि हमें उस शहर के किसी बड़े आला और दूर दराज होटल में कुछ दिन आराम करना चाहिए। राजकुमार ने कहा, लेकिन हम कब तक राजा से डरते रहेंगे? इस तरह तो हम भी जब अपने शहर जाएंगे राजा हमें कत्ल करवा देगा। इस राज गद्दी और किले पर मेरा हक है, मुझे उससे लड़कर अपना हक वापस लेना होगा। मारिया ने कहा, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं राजकुमार, आखिर हम किस लिए हैं? ज़रा तुम सेहतमंद हो जाओ, बाकी सारा काम मैं अपने आप ही कर लूँगी। नाग ने कहा, तो फिर सुबह ही सुबह हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, इस कार के पीछे भी तो पुलिस लग जाएगी। फिक्र की कोई बात नहीं अंबर भाई, सब ठीक हो जाएगा। मैं मुंह अंधेरे यहाँ से निकलकर होटल तलाश कर लूँगी और फिर तुम लोग वहाँ पहुँच जाना। मुंह अंधेरे मारिया तहखाने वाले खंडर से निकलकर गाड़ी में बैठी और उसे स्टार्ट करके शहर के दूर दराज इलाकों में घूमने फिरने लगी। अब उसे ख्याल आया कि उसने खुद आकर गलती की, क्योंकि उसे तो कोई देख ही नहीं सकता था। चुनाते वो जल्दी से वापस आ गई। अभी सड़कों पर अंधेरा था और लोग नहीं निकले थे, नहीं तो ऐसी गाड़ी देखकर जिसका ड्राइवर ही कोई ना हो सारे लोग वहां जमा हो जाते और शहर में तमाशा बन जाता। वापस आकर मारिया ने नाग से कहा, भाई मैं तो भूल ही गई थी कि खुद किसी से बात नहीं कर सकती। मैंने किसी होटल वाले से कमरे का पूछा तो वो कमरा देने के बजाय गाश खाकर गिर पड़ेगा। नाग हंसा, मैं जानता था तुम वापस आ जाओगी। अच्छा अब जरा जल्दी जाओ और किसी अच्छी जगह का बंदोबस्त करके वापस आओ। अच्छा जाता हूँ बहन। इतना कहकर नाग ने कार स्टार्ट की और शहर में आ गया। अब दिन काफी चढ़ आया था। वो घूमते फिरते काफी दूर निकल गया। यहाँ पहाड़ियां शुरू हो गई थी। नाग ने देखा कि पहाड़ के ऊपर एक बड़ी खामोश अकेली सी इमारत बैठी हुई थी। नाग ने सोचा ये जगह ठीक रहेगी उन लोगों के आराम करने के वास्ते, मगर सवाल यह कि ये इमारत कोई होटल है या क्या है? अगर सरकारी दफ्तर हुआ तो फिर क्या होगा? वैसे जगह बड़ी मुनासिब है, शहर से बिल्कुल अलग थलग। ये बातें सोचते हुए नाग कार लेकर उस इमारत के करीब आकर एक जगह रुक गया। दरख्तों के नीचे उसने कार खड़ी की और खुद उस इमारत के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके बाहर एक बोर्ड पर लिखा हुआ था रॉयल होटल। नाग बड़ा खुश हुआ, उसकी दिली मुराद बराई। उसने होटल की लॉबी में जाकर काउंटर पर देखा एक खुशपोश कटे हुए बालों वाली लड़की खड़ी फोन पर किसी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। जी हाँ नवाब साहब, मैं अभी अभी ड्यूटी पर आई हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। जी नहीं, इस वक्त तो होटल में कोई भी कमरा नहीं है। बहरहाल मैं कोशिश करूंगी, अगले महीने मिल जाएगा पूरा सेट। नाग खामोशी से खड़ा रहा। उसका लिबास मामूली पतलून और कमीज थी, पाँव में चप्पल थी। फोन बंद करके लड़की ने नाग को सर से पाँव तक देखा। वो कुछ मुतासिर न हुई। सोचने लगी ये कोई सफाई वगैरह करने वाला होगा। जी फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? नाग ने कहा, मुझे होटल में 3 कमरों का एक सेट चाहिए। लड़की ने एक बार फिर नाग को सर से पाँव तक देखा और नफरत से होंठ सुकेड़ कर बोली, आप कहाँ से आए हैं? नाग ने कहा, मैं अपने माँ बाप के साथ मद्रास से आया हूँ। लड़की ने कहा, तो फिर किसी सराय में जगह नहीं मिली क्या? क्या मतलब? नाग ने पूछा। लड़की ने कहा कि मेरा मतलब है इस शाही होटल में अव्वल तो जगह ही नहीं, और जगह होती भी तो आप उसे हासिल नहीं कर सकते थे। क्यों भाई? इसलिए कि इस होटल में नवाब, राजा, महाराजा और कमिश्नर और लॉर्ड आकर ठहरते हैं। आपको पता है कि इसके एक कमरे का रोजाना किराया क्या है? क्या होगा? लड़की ने कहा, 1000 रुपया रोजाना। क्या आप दे सकते हैं? नाग ने बड़े आराम से कहा, जी हाँ मैं दे सकता हूँ। कहिए तो अभी अदा कर दूं।
लड़की समझ गई कि ये कोई चोर उचक्का है या कोई फ्रॉडी है जो कहीं से मार धार करके 7-8 हज़ार रुपये चुरा कर लाया है और अब यहाँ ठहर कर कोई दूसरा फ्रॉड करना चाहता है। इस किस्म के लोग उनके यहाँ अक्सर आते रहते थे, जिन्हें ये लोग कभी भी होटल में जगह नहीं देते थे। लड़की ने कहा, माफ़ कीजिए, हमारे पास कोई कमरा खाली नहीं है। नाग ने कहा, देखिए, मुझे एक कमरे की सख्त ज़रूरत है, मेरी माँ और भाई बीमार हैं। लड़की ने कहा, तो फिर आप उन्हें शहर के किसी दूसरे होटल में जगह ले दें। ये क्या ज़रूरी है कि आप इसी होटल में ठहरना चाहते हैं? नाग ने कहा, असल में जगह बड़ी खूबसूरत है, मुझे लगता है कि मेरी माँ और भाई इस जगह बड़ी जल्दी अच्छे हो जाएंगे। लड़की झंझला गई थी, तंग आकर बोली, जनाब, आपसे कह दिया ना कि कमरा नहीं है, अब आप यहाँ से तशरीफ ले जा सकते हैं। उसने घंटी बजाकर बैरे से कहा, साहब को बाहर का रास्ता दिखाओ। बैरा आगे बढ़ा और उसने नाग को बाजू से पकड़कर पीछे धकेलने की कोशिश की। नाग ने 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में अपनी एक झलक बैरे को दिखा दी। बैरे ने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक जबरदस्त शेर नमदार हुआ। उसने जोर से गरज मारी और फिर गायब हो गया। बहरा धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। लड़की घबरा गई। इससे पहले कि वो बैरे को उठाती, नाग ने करीब आकर लड़की की आंखों में घूर कर देखा। क्या अब भी मुझे कमरा मिलेगा कि नहीं? लड़की ने कहा, हाँ हाँ, और जैसे किसी जादू के असर से दराज में से एक चाबी निकालकर नाग के हवाले करते हुए बोली, दूसरी मंजिल 12 नंबर कमरा। शुक्रिया। नाग चाबी लेकर ऊपर चढ़ा गया। लड़की ने दूसरे बैरों को बुलाया और बेहोश बैरे को होश में लाने की कोशिश करने लगे। वो होश में आया तो लड़की ने पूछा, क्या हुआ था तुम्हें? बैरे ने खौफजदा नजरों से देखते हुए कहा, मुझ पर एक शेर ने हमला किया था। लड़की ने गहरा सांस लिया, दिल में सोचा, ये शख्स पागल हो गया है, जरूर उसे मिर्गी का दौरा पड़ा होगा। बहरा कहे जा रहा था, वो आदमी शेर है, उसका चेहरा एकदम से शेर बन गया था, शेर ने मुझ पर हमला किया था। बैरे उसे उठाकर अंदर ले गए। लड़की ने मालिक को फोन कर दिया। उसने आकर सारे हालात सुने। लड़की से कहा, अगर ये पागल है तो तुम्हें क्या हो गया था कि तुमने उस शख्स को यूं ही चाबी थमा दी और कमरा दे दिया? क्या तुमने उससे एडवांस लिया है? जी नहीं। तो फिर तुम्हें क्या हो गया था? लड़की ने कहा, खुदा जाने, उसकी आंखों में ऐसी कशिश थी कि मुझ पर जैसे किसी ने जादू सा कर दिया। मालिक ने सर पकड़ लिया। अरे बंद करो ये बक और जाओ अभी ऊपर जाकर उस शख्स से 15 दिनों का किराया एडवांस लाओ, नहीं तो मैं अभी तुम्हें नौकरी से बर्खास्त कर दूंगा। लड़की ऊपर जाने वाली थी कि उन्हें नाग सीढ़ियां उतरते नजर आया। जब वो करीब आया तो मालिक ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। माफ कीजिएगा, अगर आपको मेरे क्लर्क ने कमरा दे ही दिया है तो आपको हमारे असूल के मुताबिक 15 दिनों का एडवांस यानी 15,000 रुपये इसी वक्त अदा करने होंगे, नहीं तो आप चाबी हमारे हवाले करके यहाँ से तशरीफ ले जाएं। नाग मुस्कुराया। बस इतनी सी बात है जिसके लिए आपने शोर मचा रखा है। नाग ने पतलून की जेब में हाथ डालकर एक बड़ा लिफाफा निकाला, उसे काउंटर पर रखा। उसमें से 100-100 के नोटों की गड्डियां निकालकर गिनने लगा। जब 15,000 रुपये पूरे हो गए तो उन्हें मालिक की तरफ बढ़ाकर बोला, ये लीजिए 15 दिनों का कमरे का किराया, और कुछ लेना हो तो बता दीजिए। मालिक खामोश रहा। उसने रुपए लेकर अलमारी में रखे और रसीद लिखकर दे दी। वो यही समझा कि ये कोई चोर उचक्का है, कहीं से डाका मारकर पैसे लाया है और यहाँ रहकर किसी दूसरे डाके की तैयारियां करेगा। लेकिन बहरहाल उसे कमरा दिया जा चुका था। नाग चला गया तो मालिक ने सब बैरों को बुलाकर कहा, यह शख्स मुझे कोई खतरनाक आदमी मालूम होता है, आप लोग इससे खबरदार रहें। जरा सी भी कोई उल्टी सीधी बात देखे तो उसी वक्त मुझे फोन कर दें। बहुत अच्छा जनाब। नाग गाड़ी में बैठकर वापस खंडर में आ गया। चलो भाई, बड़ी खामोश जगह पर एक होटल में कमरा मिल गया है, बहुत अच्छा हुआ, अब ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। उसी वक्त उन्होंने बड़ी रानी और राजकुमार को गाड़ी में डाला और गाड़ी स्टार्ट करके रॉयल होटल वाली पहाड़ी में आ गए। कमरा दूसरी मंजिल में था। काफी बड़ा कमरा था, खूब सजा हुआ था, बिल्कुल कोई महल का कमरा लगता था। कालीन बिछे थे, रेशमी पर्दे पड़े थे। नाग और मारिया ने बड़ी रानी और राजकुमार को बिस्तरों पर लिटा दिया। मारिया ने कहा, नाग, इनके लिए किसी डॉक्टर से मशवरा करके कोई ताकत की दवा आनी चाहिए, अभी जाकर ले आता हूं, लेकिन पहले इन्हें बेहतरीन खाना तो खिलाना चाहिए। ठीक है। नाग ने घंटी बजाकर बैरे को बुलाया और कहा, जितनी जल्दी हो सके 4 आदमियों के लिए मुर्ग की यखनी, कोफ्ते, भुना हुआ मुर्ग, पुलाव, बिरयानी, जर्दा, बादामों की बर्फी, खीर और फल लेकर आओ। बैरे ने कहा, अभी लाया हुजूर। फिर पलट कर बोला, मगर हुजूर आप तो 3 आदमी हैं, चौथा आदमी कहाँ है? अब नाग को अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ और झट बोला, हमारा एक मेहमान अभी आने वाला है। मारिया की हंसी निकल गई। इस हंसी की आवाज़ बैरे ने सुनी तो चौंक कर इधर उधर देखा कि शायद वो औरत हंसी है जो बिस्तर पर लेटी है, मगर बड़ी रानी बिल्कुल खामोश थी। बैरा कुछ परेशान सा होकर जल्दी से बाहर निकल गया। मारिया ने कहा, भाई नाग भैया, आप भी अजीब हैं, ये भी न सोचा कि चौथा आदमी कहाँ से पैदा करोगे। राजकुमार ने कहा, मेरा ख्याल है कि बैरे को कुछ शक पड़ गया है। अरे इस किस्म की बातों का फिक्र न करें, आप डट कर खाना खाएं। बड़ी रानी ने कहा, बेटे तुम इतने रुपए कहाँ से लाकर खर्च करोगे? अच्छा, मैं अपने शहर जाकर तुम्हारी एक एक पाई अदा कर दूंगी। नाग ने कहा, बड़ी रानी, मैं भी आपका बेटा हूँ, मुझे भी तो खिदमत का मौका दीजिए। नाग शहर दवाई लेने चला गया। कमरे में राजकुमार, बड़ी रानी और मारिया अकेले रह गए। काउंटर पर बैठी लड़की को एक टेलीफोन आया। कोई मर्द दूसरी तरफ से बोल रहा था, हेलो रॉयल होटल। जी हाँ, फरमाइए। देखिए, यहाँ कोई मुसाफिर आकर ठहरे हैं? अजी यहाँ तो हर रोज मुसाफिर आकर ठहरते हैं। जी नहीं, मेरा मतलब है उन दिनों कोई उधेड़ उम्र औरत और आपके होटल में आकर ठहरी है? जी हाँ, यहाँ तो हर रोज कोई ना कोई उधेड़ उम्र आकर ठहरती है। शुक्रिया। टेलीफोन बंद कर दिया गया। लड़की ने सोचा कोई अहमक दूसरी तरफ बोल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ कोई अहमक नहीं था।
बल्कि बहराम था, एक खास जासूस जिसे राजा ने बड़ी रानी को ढूंढने के लिए खास तौर पर मुकर्रर किया था। उस शख्स ने बड़ी रानी के शहर वाले मकान के इर्द गिर्द भी अपने आदमी पहरे पर फैला दिए थे, ताकि जो ही बड़ी रानी अगर वहां पहुंचे तो उसे फौरन इतला कर दी जाए। बहराम ने शहर के सारे होटलों में फोन करके पता करा लिया था। अब रॉयल होटल भी उसने फोन किया। राजा ने कहा, इतने ऊंचे होटल में उसे ठहरने की क्या जरूरत है, बड़ी रानी इस शहर में नहीं है, वो जरूर किसी दूसरे शहर में जा चुकी है। बहराम ने कहा, मुझे यकीन है कि वो इसी शहर में किसी जगह है और उसके साथ जो आदमी है वो आप पर हमला करने का मंसूबा बना रहा है। राजा घबरा कर बोला, क्या कहा? मुझ पर हमला करने का मंसूबा बना रहा है? वो क्यों? इसलिए कि अगर आपकी राह में बड़ी रानी एक रुकावट है तो उसकी राह में आप सबसे बड़ी रुकावट हैं, और फिर आपने भी तो बड़ी रानी की राजगद्दी पर कब्जा किया है। तुम ठीक कह रहे हो। फिर इसका इलाज क्या है? बहराम ने कहा, बस मुझे जरा पता चल जाए कि वो कहाँ है, उसके बाद रानी को रास्ते से हटाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। फिर अब तुम उसे कहाँ तलाश करोगे, ये आप मुझ पर छोड़ दें। इतना कहकर बहराम जासूस बाहर निकल गया। ये बड़ा शाही जासूस था, इसने बड़े बड़े लोगों को पकड़ा था और उसकी गर्दन पर कई लोगों का खून भी था। हमेशा ऊंचे लोगों के लिए काम करता था और हजारों रुपए फीस के ले लेता था। कत्ल तो ऐसी होशियारी से करता था कि जरा सा भी सबूत नहीं मिल सकता था। लोग यही समझते थे कि मरने वाले ने खुदकुशी की है। अब वो बड़ी रानी के पीछे लग गया था, मगर ये उसकी बदकिस्मती थी कि उसे ये खबर नहीं थी कि बड़ी रानी के साथ इस वक्त लोग उसकी हिफाजत कर रहे थे, जो बहराम जैसे हजारों जासूसों को इससे पहले ठिकाने लगा चुके थे, यानी मारिया और नाग। बहराम बड़ा मक्कार था। राजा का ख्याल था कि बड़ी रानी शहर से बाहर चली गई है, मगर बहराम ने ठीक सोचा था कि वो इसी शहर में है और किसी आला तरीन होटल में ठहरी हुई है, क्योंकि वो अमीर तरीन खानदानी औरत है, रुपए खर्च कर सकती है। फिर राजा ने उसके बेटे को भी मरवा दिया है, इसलिए बड़ी रानी राजा से बदला लेने की स्कीम बना रही है और इसी शहर नागपुर में बैठकर यह स्कीम तैयार कर रही है। राजा ने जासूस बहराम को बड़ी रानी की एक तस्वीर दे दी थी ताकि उसे पहचानने में आसानी हो। बहराम जासूस एक रोज रॉयल होटल में आ गया। काउंटर पर उसने बड़ी खुश इखलाकी से लड़की को सलाम किया और इधर उधर की बातें करने लगा। उसने अपना तारुफ एक सियाह की हैसियत से कराया जो सुबह सिंध से सैर करने आया है। यूं ही बातें करते करते उसने लड़की को बड़ी रानी की तस्वीर दिखाई और पूछा, बहन, मैं इस औरत की तलाश में हूँ। ये असल में मेरे एक दोस्त की माँ है, बड़ी मालदार औरत है, घर से नाराज होकर आ गई है, कुछ दिमाग में खराबी भी है, कहीं ये इस होटल में आकर तो नहीं ठहरी। लड़की ने औरत की तस्वीर देखी तो कहा, इस शक्ल की औरत तो आज सुबह ही ऊपर वाले मंजिल में आकर ठहरी है, ये 12 नंबर कमरा है उसका। बहराम जासूस की बातें खिल गईं। क्या इस औरत के साथ कोई आदमी भी है? क्यों नहीं, 2 आदमी है, एक तो बड़ा पुरस्कार आदमी है, कोई जादूगर मालूम होता है मुझे, और दूसरा नौजवान सा लड़का है, बीमार साथी है बेचारा। जासूस बहराम ने खुश होकर लड़की को जेब से 100 रुपए का नोट निकाल कर दिया और कहा, अच्छी बहन, मैं ये खुशी से आपको दे रहा हूँ, नजर कर रहा हूँ, इनकार करके मेरा दिल ना तोड़ना। लड़की ने मुस्कुराकर 100 रुपया रख लिया। असल में जासूस उस लड़की को अपनी शान पर लगाना चाहता था ताकि आइंदा भी उससे मदद ली जा सके। बहराम जासूस कमरे नंबर का दोबारा पूछकर ऊपर दूसरी मंजिल में आ गया। शाम हो रही थी, कमरों में रोशनी हो गई थी। बहराम जासूस की जेब में भरा हुआ 6 गोलियों वाला रिवॉल्वर था। 12 नंबर वाले कमरे के सामने आकर वो रुक गया। दरवाजा अंदर से बंद था और मारिया किसी काम से अभी भी बाहर गई थी। बहराम जासूस ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से राजकुमार ने आकर दरवाजा खोला। बहराम जासूस ने राजकुमार को जिंदा देखा तो एक बार तो वो भी लरज कर रह गया। हैं, ये किस तरह से जिंदा है? इसको तो सांप ने काट खाया था, ये तो मर गया था और इसे जमीन में दफन कर दिया गया था। राजकुमार ने पूछा, आप किससे मिलना चाहते हैं? बहराम जासूस ने देखा कि अंदर एक पलंग पर बड़ी रानी आराम कर रही थी। उसकी तस्दीक हो गई। बहराम ने सर झुकाकर कहा, माफी चाहता हूं, मैं गलत कमरे में आ गया हूं। इतना कहकर वो चला गया और राजकुमार ने दरवाजा बंद कर लिया। उसी वक्त बहराम भागा भागा राजा के पास आया और सब कुछ बता दिया। राजा ने जब ये सुना कि राजकुमार अभी जिंदा है तो उसके पांव तले से जमीन निकल गई। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे अपनी आंखों के सामने संदूक में बंद करके जमीन में दफन किया था। वो दोनों उस जगह आए जहां उन्होंने लाश को दफन किया था। क्या देखते हैं कि कब्र खाली पड़ी है और संदूक गायब है। राजा ने सर पर हाथ मारकर कहा, लाश भाग गई, मेरा दुश्मन जिंदा है, अब क्या होगा? फिर जासूस की तरफ देखकर कहा, बहराम मेरी मदद करो, मैं तुम्हें अभी 10,000 रुपए देता हूँ, कम से कम उस राजकुमार को जरूर जाकर कत्ल कर दो। बहराम ने कहा, महाराज घबराइए मत, मैं राजकुमार के साथ बड़ी रानी को भी हलाक कर सकता हूँ, आप फिक्र क्यों करते हैं? लेकिन सवाल यह है कि सांप का डसा और मरा हुआ राजकुमार फिर से कैसे जिंदा हो गया? जरूर कोई जादूगरी हुई है। होटल की लड़की ने भी मुझसे कहा था कि बड़ी रानी और राजकुमार के साथ जो आदमी है वो कोई जादूगर मालूम पड़ता है। जो कुछ भी हो तुम उन दोनों को आज ही रात जाकर खत्म कर दो, मैं तुम्हें 50,000 रुपये नकद अदा करूंगा। मुझे तुम उन दोनों के सर काट कर ला दो, मैं तुम्हें 25,000 रुपये फी सर के हिसाब से दोनों सरों के 50,000 रुपये उसी वक्त अदा कर दूंगा। ऐसा ही होगा महाराज। और बहराम जासूस किले से निकल आया। वो कार में सवार होकर सीधा अपने फ्लैट पर गया। उसने जेब में बड़ा चाकू रखा, साथ एक थैला लिया और आधी रात को रॉयल होटल की तरफ रवाना हो गया। उसने अपना हुलिया भी तब्दील कर लिया था ताकि किसी को शक न पड़े। वो होटल की पिछली तरफ आ गया। यहाँ अंधेरा था
उसने देखा कि बड़ी रानी के कमरे की खिड़की बंद थी और अंदर से भी हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। जासूस बहराम ने रस्सी के सहारे चढ़ना शुरू कर दिया। जब वो खिड़की के पास पहुंचा तो उसने शीशे में से झांक कर अंदर देखा। अंदर बड़ी रानी तो सो रही थी, राजकुमार बिस्तर पर पहलू बदल रहा था। जासूस बहराम बड़ा खुश हुआ कि दोनों के सिवा वहां कोई नहीं है। उसे क्या खबर थी कि उसकी मौत मारिया इसी कमरे में मौजूद थी। वो ये अलग बात है कि वो कोने में कालीन पर सो रही थी। बहराम ने एक खिड़की की मदद से बड़े आराम से खिड़की का शीशा उतार कर नीचे घास पर फेंक दिया। वो बड़ा माहिर था ऐसे कामों में। इतने आराम से अंदर कमरे में कूद गया कि राजकुमार को खबर भी न हुई। जाते ही उसने पिस्तौल राजकुमार के सीने पर रख दिया। खबरदार, अगर जरा आवाज निकाली तो गोली मार दूंगा। फिर उसने राजकुमार के मुंह में कपड़ा ठोंस दिया और बड़ी रानी की तरफ बढ़ा। वो चाहता था कि दोनों के सर काटने से पहले उनके मुंह बंद कर दे ताकि वो कोई आवाज न निकाल सके। बड़ी रानी सो रही थी। जासूस बहराम ने उसके मुंह में कपड़ा ठोंस दिया। रानी की चीख निकल गई और उस चीख ने मारिया को जगा दिया। ये राजकुमार और बड़ी रानी की खुशकिस्मती थी कि अगर बड़ी रानी ना चीख मारती तो बहराम अपने इरादे में बड़ी कामयाबी से काम कर गया था और दोनों के सर काट कर ले जाता। मारिया ने उठकर देखा कि एक डाकू किस्म का आदमी चेहरे को काले कपड़े से छुपाए बड़ी रानी के मुंह में कपड़ा ठोंस रहा है। मारिया ने देखा कि राजकुमार अपने पलंग पर बंधा है और बेबस पड़ा है। मारिया ने सोचा कि ये कोई राजा का भेजा हुआ आदमी है और बड़ी रानी को अगवा करने के लिए आया है। मगर जब बहराम ने जेब से चमकता हुआ खंजर निकाल लिया तो मारिया के तो होश उड़ गए। अरे बदबख्त, इन्हें कत्ल कर रहा है। मारिया ने वहीं से छलांग लगाई और एक ऐसा हाथ बहराम के बाजू पर मारा कि खंजर उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। बहराम ने पलट कर देखा कि ये कौन था। उसे कोई भी नजर न आया। राजकुमार और बड़ी रानी ने जब देखा कि मारिया जाग पड़ी है तो उनकी जान में जान आई। बहराम को एकदम लड़की की बात याद आ गई कि उनके साथ एक जादूगर किस्म का इंसान भी है। हो सकता है ये कोई जादूगर ही है। बहराम ने रिवॉल्वर निकाला ही था कि गोली मारकर बड़ी रानी को हलाक कर दे कि मारिया ने दूसरा हाथ बढ़ाकर उसका दूसरा कंधा भी उतार दिया। रिवॉल्वर उसके हाथ से गिर पड़ा। मारिया ने रिवॉल्वर और खंजर उठाकर दराज में रख दिया। बहराम जासूस का एक कंधा उतर गया और वो दर्द से करा रहा था। मारिया उसे वहां हलाक नहीं करना चाहती थी क्योंकि फिर उन पर शक हो सकता था। उसने बहराम जासूस के सर पर जोर से एक डंडा मारा। वो बेहोश हो गया। फिर उसे उठाकर खिड़की से नीचे फेंक दिया। नीचे गिरते ही बहराम की खोपड़ी और हड्डियां सुरमा बन गई। सुबह होटल के अकब में बहराम की लाश मिली। लड़की ने कहा कि शख्स उसके पास आया था और बड़ी रानी का पूछ रहा था। साफ जाहिर था कि बहराम होटल की दूसरी मंजिल के कमरे में शीशा तोड़कर गया और डाका मारने या उन्हें हलाक करने की कोशिश की थी। मारिया ने उसका खंजर भी नीचे फेंक दिया था। पुलिस लाश उठाकर ले गई। राजा को जब बहराम की मौत की खबर मिली तो बड़ा परेशान हुआ। नाग ने भी खुदा का शुक्र अदा किया कि मारिया जाग पड़ी थी। नाग ने कहा, मैं ना कहता था कि राजा ने कातिल पीछे लगा छोड़े हैं। अब हमें राजा को जितनी जल्दी हो सके खत्म कर देना चाहिए ताकि बड़ी रानी राजगद्दी दोबारा हासिल कर सके। उधर राजा का परेशानी के मारे बुरा हाल हो रहा था। अब वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगा था। रानी से मशवरा करने के बाद उसने काले भूत को बुलवा लिया और कहा, सुनो, बड़ी रानी और राजकुमार रॉयल होटल के कमरा नंबर 12 में हैं। अभी जाकर उन दोनों को कत्ल कर दो। मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा। काला भूत बोला, अगर राजकुमार को तो मैं एक बार मार चुका हूं। बकवास बंद करो, उसे एक बार फिर मार डालो। चलो जल्दी करो। जो हुक्म सरकार। काला भूत रॉयल होटल की तरफ चल पड़ा, मगर दिल में वो बहराम जासूस के अंजाम से डर रहा था। उसके लिए इतना ही खौफ काफी था कि राजकुमार फिर से कैसे जिंदा हो गया। आखिर वो भी रॉयल होटल आ गया। उसने भी आधी रात को बैरे का भेस बदला, जेब में खंजर रखा और 12 नंबर कमरे पर जाकर दस्तक दी। अंदर से राजकुमार ने पूछा, कौन है? जी, आपका तार आ गया है। हमारा तार कहाँ से आ गया? जी, तार पर आपका नाम लिखा है, देख लें आकर। नाग भी अंदर ही था। उसने राजकुमार को पीछे किया और खुद दरवाजा खोला। सामने काला भूत बैरे की शक्ल में खड़ा था। नाग ने उसे अंदर बुला लिया और फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा कि सच सच वो बता दे कि कौन है और आधी रात को उसे किसने भेजा है। काला भूत परेशान हो गया। नाग ने उसे एक थप्पड़ दिया तो उसने साफ साफ बता दिया कि राजा ने राजकुमार और बड़ी रानी को मारने भेजा है। नाग ने कहा, जाकर राजा से कह दे कि अब अपनी जान की खैर मनाए, अब उसकी बारी है। काला भूत वहां से भाग गया। जाकर सारी बात राजा को बयान कर दी। राजा ने काले भूत को खूब मारा और फिर रानी से मशवरा करके नागपुर से रातों रात कार में सवार होकर पहाड़ी मकाम पर चला गया ताकि वहां जाकर आराम से राजकुमार और बड़ी रानी को रास्ते से हटाने के बारे में कोई स्कीम तैयार कर सके। अंबर नागपुर शहर की हवालात में बंद था। उस पर कत्ल के इल्जाम में मुकदमा चलाया जा रहा था। इत्तेफाक से जो आदमी कत्ल हुआ था उसका एक रिश्तेदार अदालत में जज लगा था। उसने बड़ी तेजी से मुकदमे की कार्रवाई पूरी करके अंबर को फांसी की सजा सुना दी। अंबर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की जरूरत ही महसूस न की। अंबर को जेल की काल कोठरी में बंद कर दिया गया। उसने एक रोज जेल के वार्डन से कहा, भाई, आप लोग ख्वाम मेरा और अपना वक्त जाया कर रहे हैं। ना आप मुझे मार सकते हैं ना मैं मर सकता हूँ। अपने अफसरों से कहो कि मुझे छोड़ दें। वार्डन ने नफरत से कहा, बकवास बंद करो, तुम कातिल हो। तुम्हें फांसी की सजा मिलने वाली है। परसों सुबह ही सुबह तुम्हें फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा। अंबर बोला, यही तो मैं कह रहा हूँ कि तुम मुझे परसों फांसी ना दे सकोगे। अभी मेरे मरने का हुक्म नहीं आया। तुम देख लेना, तुम लोगों को शर्मिंदगी होगी और मैं फांसी के तख्ते से जिंदा सलामत उतराऊंगा।
चलो चलो परे हटकर बैठ जाओ और खुदा को याद करो। वार्डन ने जाकर जेल के अफसर को बताया कि फांसी का मुजरम ये कहता था। अफसर भी हंसा और बोला, सभी फांसी पाने वाले यही कहा करते हैं। तुम ऐसा करो कि फांसी घर की सफाई शुरू करा दो। जो हुक्म जनाब। अंबर की साथ वाली कोठरी में एक नौजवान लड़का कैद था। उसको भी फांसी की सजा मिलने वाली थी, मगर अब उसकी तारीख मुकर्रर नहीं हुई थी। वो दुबला पतला सांवला लड़का था। हर वक्त सर झुकाए खामोश बैठा रहता। किसी वक्त अपनी माँ को याद करके रोना शुरू कर देता। अंबर ने लोहे के जंगले के साथ लगकर एक रोज उससे पूछा, तुमने जब एक इंसान को कत्ल किया है तो फिर आप क्यों रोते हो? उस लड़के का नाम मूर्ति था। कहने लगा, मैंने खून नहीं किया, खून मेरे एक रिश्तेदार ने किया था जो भागकर गैर इलाके में चला गया है। उन्होंने मुझे इस मुकदमे में फंसा दिया था। झूठी गवाहियां डालकर मुझे फांसी की सजा दिलवा दी। मेरी माँ बूढ़ी है, अगर मुझे फांसी हो गई तो मेरी माँ भी मर जाएगी। अंबर खामोश रहा। दूसरे रोज मूर्ति की बूढ़ी माँ उसे मिलने आई तो वो बहुत रो रही थी और अपने बच्चे के सर पर हाथ फेर फेर कर बहन कर रही थी। अंबर के दिल में उसकी माँ के बहन का बड़ा असर हुआ। उसे यकीन हो गया था कि यह लड़का मूर्ति बेगुनाह है। उसके एक बूढ़े रिश्तेदार ने भी अंबर को बताया कि मूर्ति ने खून नहीं किया और ये बेगुनाह मारा जा रहा है। अंबर ने दिल में फैसला कर लिया कि मूर्ति को बचाकर अपने साथ ले जाएगा। उसने मूर्ति से कहा, मूर्ति तुम अपनी माँ से कहो कि इस शहर से कहीं और चली जाए। वो क्यों अंबर भाई? मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूंगा, फिर तुम अपनी माँ के पास शहर से दूर चले जाना ताकि पुलिस तुम्हें दोबारा गिरफ्तार न कर सके। मूर्ति के चेहरे पर उदास मुस्कुराहट आ गई। भाई अंबर, तुम्हारी हमदर्दी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो मेरी किस्मत में फांसी का फंदा लिखा जा चुका है। मूर्ति ने सोचा, भला ये नौजवान जिसे खुद एक रोज बाद फांसी मिलने वाली है, उसकी क्या मदद कर सकेगा। बहरहाल उसकी हमदर्दी का मूर्ति ने बहुत शुक्रिया अदा किया और सर झुकाकर आंसू बहाने लगा। अंबर ने कहा, ये बताओ कि क्या इस मुल्क में कोई ऐसी जगह भी है जहां तुम अपनी माँ के साथ पुलिस की निगाहों से बचकर रह सको? मूर्ति ने कहा, भाई ऐसी एक जगह विंध्याचल के पहाड़ों में एक गाँव है जहाँ मेरी माँ का एक छोटा भाई खेती बाड़ी पर गुजारा करता है, मगर मैं तो अब जिंदगी में कभी उस गाँव को नहीं देख सकता। उसे याद करने का फायदा ही क्या? अंबर ने कहा, मैं जो कुछ तुम्हें कह रहा हूँ उसे गौर से सुनो। मैं आज रात तुम्हें अपने साथ यहाँ से निकाल कर ले चलूंगा, फिर तुम अपनी माँ को लेकर रातों रात यहाँ से निकल जाना। मूर्ति ने अंबर को देखा। शुक्रिया भाई, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि कल सुबह तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। इस किस्म की बातें करने से बेहतर है कि तुम अपने खुदा को याद करो, तुम्हारा आखिरी वक्त है। अंबर हंसा। मूर्ति, तुम्हें अभी मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा, लेकिन आधी रात को जब तुम अपनी आंखों से देखोगे कि मैं तुम्हें किस तरह यहाँ से निकाल कर लिए जा रहा हूँ तो फिर तुम्हें यकीन आ जाएगा। इतने में वार्डन ने जोर से आवाज लगाई, बातें बंद करो तुम लोग, पीछे हट जाओ। अंबर ने सरगोशी में मूर्ति से कहा, आज रात तैयार रहना, और पीछे हटकर बैठ गया। रात गुजरती जा रही थी। सुबह 3 बजे अंबर को फांसी मिलने वाली थी। मूर्ति को अंबर की मौत का बेहद अफसोस हो रहा था। वो समझ रहा था कि अंबर का मौत के करीब पहुंचकर दिमाग चल गया है जो इस किस्म की बातें कर रहा है। बेचारा अंबर, कल इसकी लाश दरिया के किनारे दफन कर दी जाएगी। ये सोचकर मूर्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसकी भी 2-1 रोज में तारीख मुकर्रर होने वाली थी, फिर उसे भी फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा। रात गुजरती चली गई। उधर फांसी घर में फांसी की तैयारियां शुरू हो गईं। रस्सा बांधा जा रहा था। अंबर अपनी कोठरी में फरार होने के लिए बिल्कुल तैयार था। उसने मूर्ति की दीवार से मुंह लगाकर कहा, मूर्ति तैयार हो जाओ। मूर्ति जाग रहा था। अंबर की आवाज सुनकर सोचने लगा, बेचारा मौत को सामने देखकर दीवानों की तरह बातें कर रहा है। भला जिस शख्स को 1 घंटे बाद फांसी मिलने वाली है वो किस तरह जेल से फरार हो सकता है? अभी मूर्ति ये सोच ही रहा था कि उसे सलाखों के टेढ़ा होने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। मूर्ति लपक कर जंगले के साथ लगकर देखने लगा। उसने जो देखा तो उसे हैरान करने के लिए काफी था। क्या देखता है कि अंबर एक हाथ से कोठरी के लोहे की मजबूत सुलाखों को टेढ़ा कर रहा है। वहां कोई नहीं था। बरामदे में अंधेरा था। सिर्फ जरा दूर कोने में एक लैंप चल रहा था। मूर्ति फटी फटी नजरों से अंबर को देखता चला गया। अंबर ने देखते ही देखते सुलाखों को दोहरा कर दिया और खुद बाहर निकल आया। इसी तरह उसने मूर्ति की कोठरी की सुलाखों को भी टेढ़ा कर दिया और बोला, जल्दी से मेरे पीछे पीछे चले आओ। मूर्ति कुछ देर खड़ा और सोचता रहा कि जाने या न जाए। अंबर ने पलटकर जोर से सरगोशी की, क्या सोच रहे हो अहमक, भागो मेरे साथ। मूर्ति एकदम कोठरी से निकला और अंबर के पीछे पीछे झुककर चलने लगा। बरामदे में से गुजरकर वो दूसरे बरामदे में आए तो उन्हें एक सिपाही ने देख लिया। वो सीटी बजाना ही लगा था कि अंबर ने उसकी गर्दन पर ऐसा हाथ मारा कि वो 6 कलाबाजियां खाकर दूर जा गिरा और फिर न उठ सका। अंबर ने मूर्ति का हाथ पकड़ा और उसे घसीटता हुआ जेल की दीवार के नीचे आ गया। यहाँ जरा फासले पर दीवार के ऊपर एक बल्ब जल रहा था जिसकी रोशनी चारों तरफ पड़ रही थी। अंबर ने मूर्ति से कहा, इस दीवार के मगरबी कोने में गोल सीढ़ी ऊपर बुर्ज तक जाती है। हमें उस बुर्ज में पहुंचकर दूसरी तरफ छलांग लगानी होगी। घबराना बिल्कुल नहीं। मूर्ति ने आहिस्ता से कहा, बुर्ज पर तो 2 सिपाही मशीन गने लेकर हर वक्त पहरा देते हैं। ये बात तो मुझ पर छोड़ दो, आओ मेरे साथ। अंबर और मूर्ति आगे पीछे दीवार के साथ लगकर चलने लगे। वो झुक कर चल रहे थे। रात की वजह से वहां ज्यादा पहरेदार नहीं थे। ऊपर बुर्ज पर सर्च लाइट भी रखी थी और अब 2 सिपाही मशीन गने उठाए पहरा दे रहे थे, मगर उनका मुंह दूसरी तरफ था। ये उनकी गलती थी। कम से कम एक सिपाही का मुंह पीछे की तरफ जरूर होना चाहिए था।
अंबर और मूर्ति बुर्ज के उस गोल सीढ़ियों वाले दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजा खुला था। अंबर ने मूर्ति को साथ लिया और दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। फिर उसने कहा, तुम मेरे पीछे पीछे रहना और हरगिज हरगिज कोई आवाज न लेना। मैं जो करूं उसको खामोशी से देखना। बहुत अच्छा। मूर्ति घबराया हुआ सा था, मगर उसे अब अंबर पर भरोसा हो रहा था। उसने अंबर में गैर मामूली ताकत देख ली थी। वो समझ गया था कि अंबर कोई आम किस्म का इंसान नहीं है। अंबर खामोशी से दबे पांव सीढ़ियां चढ़ता ऊपर आ गया। उसने दरवाजे की ओर से देखा कि दोनों पहरेदार सिपाही खड़े नीचे झांक रहे थे। दीवार काफी ऊंची थी, नीचे एक खाई थी। अंबर ने सीटी की हल्की सी आवाज पैदा की। सिपाही चौंके। ये आवाज किसकी थी? सीढ़ियों में से आई थी। अंबर असल में उन्हें सीढ़ियों के अंदर लाना चाहता था, ताकि अगर गोली भी चले तो उसकी आवाज सीढ़ियों में दबकर रह जाए। ऐसा ही हुआ। दोनों सिपाही सीढ़ियों की तरफ लपके। अंबर दीवार के साथ लगकर अंधेरे में खड़ा हो गया। जब दोनों सिपाही करीब आए तो एक ने चीखकर कहा, यह फांसी का कैदी है। दूसरे सिपाही ने झट से फायर कर दिया। मशीन गन से 6-7 गोलियां निकलकर अंबर के सीने से टकराईं और सीढ़ियों में जा गिरीं। सिपाहियों का ख्याल था कि कैदी अभी जमीन पर गिर पड़ेगा और तड़प तड़प कर मर जाएगा। गोलियों की आवाज नीचे खड़े मूर्ति ने भी सुनी और उसका दिल धड़क उठा। अंबर भाई को गोली लग गई। उसने सोचा और भागने वाला था कि अंबर की आवाज ने उसके कदम रोक लिए। मूर्ति वहीं खड़े रहो। और उसके साथ ही अंबर ने एक सिपाही के सर पर मुक्का मारकर उसे हमेशा हमेशा की नींद सुला दिया। दूसरे ने फायर खोल दिया। मशीन गन की नाली का रुख अंबर की छाती की तरफ था और गोलियां तड़ तड़ करती उसे टकरा टकरा कर नीचे सीढ़ियों में गिर रही थी। एक बार तो सिपाही का सर भी चकरा कर रह गया कि ये शख्स इंसान है कि कोई जिन, कि इस पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा। अंबर के पास इतना वक्त नहीं था। खतरा था कि गोलियों की आवाज पर दूसरे सिपाही भाग कर ना आ जाएं। इस तरह मूर्ति की जिंदगी को भी खतरा था। अंबर ने बरसती गोलियों में हाथ बढ़ाकर सिपाही की मशीन गन छीन ली। फिर उसके सर पर हल्की सी जरब लगाई। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जल्दी से ऊपर आ जाओ। मूर्ति अंबर के साथ भागकर ऊपर आ गया। बुर्ज में बाकायदा मोर्चा बना हुआ था। अभी तक जेल में किसी को खबर न हुई थी। अंबर ने वहां देखा कि रस्सी की एक सीढ़ी पड़ी थी। वो रस्सी की सीढ़ी की मदद से नीचे उतर रहे थे कि जेल में शोर मच गया। सायरन चीख उठे। पता चल गया था कि फांसी के 2 कैदी भाग गए हैं। जल्दी उतरो मूर्ति। दोनों खाई में से उतरकर सामने एक दरख्तों के झुंड में आ गए। उधर जेल के दरवाजे में से सिपाही जीप लेकर कैदियों की तलाश में भागे। उनके बाद एक दस्ता कुत्तों को लेकर बाहर को लपका। कुत्ते भौंक रहे थे और उन्हें मूर्ति और अंबर के कपड़ों की बू सुंघा दी गई थी। अंबर ने कहा, ये कुत्ते सीधे हमारी तरफ ही आएंगे। चलो सामने तालाब में छुप जाते हैं। उन्होंने तालाब में छलांग लगाई और नाक तक पानी में डूबकर बैठ गए। कुत्ते भौंकते हुए तालाब तक आए। उन्हें देखकर करीब आता अंबर ने मूर्ति को इशारा किया और दोनों ने गहरा सांस खींचा और तालाब में डुबकी लगा दी। कुछ देर तालाब के अंदर रहने के बाद उन्होंने पानी की सतह से सर बाहर निकालकर देखा तो कुत्तों की आवाज दूर सड़क की जानिब से आ रही थी। चले गए वो, मूर्ति बोला। अंबर ने कहा, यहाँ से निकल जाना चाहिए। भाई अंबर, तुम्हें गोलियां लगी थी? अंबर ने कहा, अगर लगती तो मैं जिंदा कहाँ होता। यही तो मैं भी सोच रहा था। इन बातों को छोड़ो और यहाँ से घर की तरफ भागो। लेकिन मेरे घर पर तो पुलिस मौजूद होगी। ये भी ठीक है, तो फिर यहाँ से किसी वीराने की तरफ निकल चलते हैं। उन्होंने तालाब की दूसरी तरफ पहुंचकर उस जानिब भागना शुरू कर दिया जहाँ छोटे छोटे टीले थे। उन टीलों में आकर उन्हें कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दी। कुत्तों ने उनकी बू फिर पा ली थी और फिर सिपाहियों को लेकर उनकी तरफ बढ़ रहे थे। ये कुत्ते फिर आ रहे हैं। कोई फिक्र न करो मूर्ति, हम उन्हें मार भगाएंगे। टीले में एक जगह उन्हें किसी सराय का पुराना खंडर नजर आया। वो उस खंडर में आकर छुप गए। कुत्तों की आवाजें करीब से करीब तर हो रही थी। सराय में एक टूटी फूटी कोठरी थी जिसकी आधी छत गिरी हुई थी। अंबर ने मूर्ति को कोने में छुप जाने को कहा और खुद कोठरी के टूटे दरवाजे की ओट में छुपकर सिपाहियों का इंतजार करने लगा। सिपाही कुत्तों को लेकर करीब आ गए। कुत्ते भौंक रहे थे। जब कुत्ते बहुत करीब आ गए तो अंबर ओट से बाहर निकलकर सामने आकर खड़ा हो गया। दूर से कुत्तों ने जो अपने शिकार को देखा तो उस पर झपट पड़े। अंबर ने जमीन पर से कुछ पत्थर उठाए और पूरी ताकत से घुमाकर उन पर पत्थर दे मारे। पत्थर गोलियों की तरह कुत्तों को लगे और जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। 5 कुत्ते जमीन पर पड़े थे और तड़प रहे थे। सिपाहियों ने अंबर को देखा तो उस पर गोलियों का मींह बरसाना शुरू कर दिया। अंबर को तो खैर कुछ ना हुआ। उसने आगे बढ़कर एक सिपाही की राइफल छीन ली और हवा में फायर करके गरज कर कहा, तुम देख रहे हो कि तुम्हारी गोलियां मुझ पर कोई असर नहीं कर रही। मैं तुम्हारा देवता हूं। अगर तुम्हें जान प्यारी है तो यहां से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा हाल भी इन कुत्तों जैसा करूंगा। सिपाही जो पहले ही डरे हुए थे, अब जो अंबर ने सामने आकर ये बातें की तो वो सर पर पांव रखकर दौड़ गए। जब मैदान साफ हो गया तो अंबर ने वापस आकर मूर्ति से कहा, मैदान साफ है, अब चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊं। मूर्ति ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा, मैं घर नहीं जाऊंगा। सिपाही मेरे घर छुपकर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बेहतर यही है कि तुम जाकर मेरी वालदा को किसी तरह साथ ले आओ। हम यहाँ से भाग जाएंगे किसी तरफ। ठीक है, मगर यहाँ रहना भी मुनासिब नहीं। सिपाहियों ने इस जगह को देख लिया है। दरिया पार एक पुराना किला है, वहां चलकर छुप जाते हैं। माँ आएगी तो दरिया पार करके अपने साथ ले जाऊंगा। आओ मेरे साथ। अंबर मूर्ति को साथ लेकर दरिया पर आ गया। यहाँ एक कश्ती खड़ी थी। अंबर ने मूर्ति को कश्ती में अपने साथ सवार कराया और चप्पू चलाने शुरू कर दिए। बीच दरिया में जाकर मूर्ति ने डरते डरते पूछा, अंबर भाई, तुम पर गोली ने असर क्यों नहीं किया? अंबर ने हंसकर कहा, मुझे तो गोली लगी ही नहीं थी। तुम मेरी आंखों को धोखा नहीं दे सकते। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि गोलियां तुम्हारे जिस्म से लगकर नीचे गिर रही थी। अंबर जोर से हंसा, तुमने जरूर ख्वाब देखा होगा। मूर्ति, नहीं भाई, मैं दिन में ख्वाब नहीं देखा करता। तो फिर आज तुमने जरूर ख्वाब देखा है।
अंबर ने मूर्ति को अपने बारे में कुछ न बताया। वो यूं ही बातें करते रहे। अंबर मूर्ति की बातों को टालता रहा। दरिया पार हो गया, कश्ती किनारे के साथ जाकर लग गई। अंबर ने देखा दरिया पार एक पुराने से किले की इमारत खड़ी है। ये किसी मंदिर की इमारत लग रही थी। मूर्ति ने कहा, कभी मेरा बाप मुझे इस मंदिर में लाया करता था। ये मेरे बचपन की बात है। अब यहाँ कोई नहीं आता, मंदिर वीरान हो गया है। चलो उसके अंदर चलते हैं। उस किले के मंदिर में एक पुरानी मूर्ति बैल की बनी हुई थी। मूर्ति के पास ही एक सीढ़ी ऊपर जाती थी। वो ऊपर चले गए। ऊपर एक तंग सी कोठरी थी। कोठरी में फिर एक सीढ़ी थी जो दूसरी तरफ एक हाल कमरे में उतर गई थी। यहाँ नीची छत के कमरे में फर्श पर जगह जगह टूटे फूटे बुतों के पत्थर बिखरे हुए पड़े थे। मूर्ति ने कहा, मैं अपने बाप के साथ यहाँ आया करता था। अंबर बोला, क्या तुम मेरे वापस आने तक यहाँ ठहर जाओगे? क्यों नहीं, तुम जाकर मेरी वालदा को ले आओ, मैं इसी जगह तुम्हारा इंतजार करूंगा। अंबर को मूर्ति ने अपने घर का पूरा पूरा पता बता दिया। अंबर दरिया पार करके शहर के अंदर आ गया। ढूंढते ढूंढते आखिर वो मूर्ति के घर पहुंच गया। उसकी माँ उदास बैठी थी। उसने सुन लिया था कि उसका बेटा जेल से फरार हो गया है। अंबर ने जाकर उसे खुशखबरी सुनाई कि मूर्ति उसके पास है और अपनी माँ का इंतजार कर रहा है। शायद बाहर CID वाले बैठे हों माँ, इसलिए मैं अंधेरा हो जाने पर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। अंबर मकान से बाहर आकर शहर में इधर उधर फिरता रहा। जब शाम का अंधेरा फैल गया तो वो एक फकीर का भेष बदलकर मूर्ति के घर आ गया। उसने मूर्ति की माँ को भी फकीरनी का लिबास पहनाया और साथ लेकर शहर से बाहर निकल गया। दरिया किनारे कश्ती तैयार करी थी। दोनों उसमें बैठकर दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। यहाँ से अंबर मूर्ति की वालदा को लेकर पुराने मंदिर में आ गया। उसने मूर्ति को आवाज़ दी, कोई जवाब न आया। वो हैरान हुआ कि मूर्ति कहाँ चला गया। उसने तो ताकीद की थी कि इसी जगह रुककर मेरा इंतजार करना। माँ ने कहा, कहीं वो लोग मेरे बेटे को गिरफ्तार करके तो नहीं ले गए? अंबर ने कहा, अगर ऐसी बात होगी तो मैं उसे फिर से छुड़ा कर ले आऊंगा। माँ, तुम बिल्कुल फिक्र न करो। मूर्ति को पुलिस वाले वहां से पकड़कर ले गए थे। उसे फिर से फांसी की कोठरी में बंद कर दिया गया था और फांसी देने की तैयारियां शुरू हो गई थी। अंबर ने मूर्ति की माँ को दरिया पार पहाड़ों में उसके रिश्तेदारों के यहाँ पहुंचा दिया और खुद वापस शहर में आ गया ताकि मूर्ति को फांसी घर से छुड़ाया जाए। शहर में घूमते फिरते अंबर रॉयल होटल के करीब आ गया। ये वही होटल था जिसमें नाग और मारिया बड़ी रानी और राजकुमार के साथ ठहरे हुए थे। उस वक्त मारिया और नाग बाहर थे। अंबर ने सोचा कि इस जगह से फ़ोन करके जेल से पता कर लेना चाहिए कि मूर्ति को फांसी किस वक्त दी जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि वो देर कर दे और मूर्ति को फांसी दे दी जाए। वो रॉयल होटल में आ गया और उसने काउंटर पर बैठी हुई लड़की से कहा, क्या मैं फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? लड़की ने अंबर को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके कपड़े ठीक नहीं थे। लड़की ने उसे धुतकार कर कहा, चलो चलो भागो यहाँ से। कहाँ से फकीर लोग अंदर आ जाते हैं। बहरा, इस पागल लड़के को यहाँ से निकालो। अंबर को बड़ा गुस्सा आया कि ये बड़ी बदतमीज लड़की है। उसको इतना भी एहसास नहीं कि एक इंसान से किस तरह बात की जाती है। इतने में बहरा आ गया। वो बड़ा हट्टा कट्टा था, पूरा भैंसा लगता था। अंबर उसके मुकाबले में बिल्कुल नौजवान सा लड़का लगता था। उसने आते ही अंबर को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। अंबर अब अपने आप में आ गया था। बहरे ने अंबर को खींचा तो उसे यूं लगा जैसे वो किसी पहाड़ को अपनी तरफ खींच रहा है। बहरा अंबर की तरफ खिंचाया। अब अंबर की बारी थी। उसने बहरे को गर्दन से पकड़कर जो धक्का दिया तो वो एक दो मेजों से टकराता हुआ सीधा लुढ़कता लुढ़कता दरवाजे से बाहर निकलकर लान की घास पर जा पड़ा। लड़की का मुंह हैरत से खुल गया। कौन हो तुम? अंबर ने कहा, मोहतरमा मैं भूत हूँ। और उसके साथ ही अंबर ने दांत निकालकर मुंह बनाया। लड़की ने सहम कर कहा, फोन कर लो। अंबर फोन करने लगा। इतने में बहरा वहां आ गया और डरते डरते वहां से खिसक गया। अंबर ने मालूम कर लिया कि मूर्ति आज रात 3 बजे उसे फांसी दी जा रही है। अचानक अंबर को नाग की खुशबू महसूस हुई। वो चौंका। उसने लड़की की तरफ देखा। क्या नाग यहाँ रहता है? कौन सा नाग? लड़की ने डरते हुए पूछा। ओह, तो समझोगी नहीं, अंबर ने कहा। और अब जो पीछे मुड़कर देखा तो सामने नाग खड़ा था। दोनों भाई भागकर एक दूसरे से लिपट गए। काउंटर वाली लड़की ने मंजर देखा तो सर हिलाकर चुप हो गई। सोचा कि ये भगवत इस शेर के चेहरे वाले को ही मिल सकता है। नाग ने अंबर को सारी कहानी सुनाई। ये भी बताया कि मारिया भी इसी जगह है। वो उसे ऊपर बड़ी रानी के पास ले गया। अंबर का तारुफ बड़ी रानी और राजकुमार से कराया। इतने में मारिया की आवाज़ आई, भाई अंबर, मारिया बहन। मारिया ने खुद अंबर का हाथ अपने हाथ में ले लिया क्योंकि अंबर तो मारिया के हाथ को नहीं देख सकता था। मारिया से मिलकर अंबर की खुशी का कोई ठिकाना रहा। अंबर ने कहा, अब जरूरत मूर्ति को बचाने की है। उसे आज रात फांसी दी जा रही है। उसकी बूढ़ी माँ दरिया पर एक पहाड़ी बस्ती में बैठी अपने बच्चे की राह देख रही है। ये लड़का बिल्कुल बेगुनाह है। नाग ने कहा, यह कौन सी मुश्किल बात है, हम दोनों चलकर उसे फांसी की कोठरी से निकाल लाते हैं। बड़ी रानी ने कहा, बेटा अगर तुम पसंद करो तो हम उसे अपने घर ले चलेंगे। अंबर ने कहा, नहीं बड़ी रानी, उनका अपना पुराना मकान शहर से बहुत दूर एक जंगल में है। वहाँ उसे कोई नहीं पकड़ सकता। उनका कबीला उनके साथ है और वो लोग उन पर जान कुर्बान करते हैं। मारिया ने पूछा, क्या मेरी जरूरत नहीं साथ चलने की? नाग ने कहा, नहीं, बड़ी रानी की हिफाजत के लिए यहाँ भी तो किसी को रहना चाहिए। आप लोग किस वक्त तक आ जाएंगे? राजकुमार ने पूछा। नाग ने कहा, मेरे ख्याल में रात गुजर जाएगी, पिछले पहर आ जाएंगे। बहरहाल तुम्हारे पास मारिया मौजूद है, तुम बेफिक्र होकर सो जाना। बड़ी रानी ने कहा, बेटे अंबर, भगवान तुम्हारी रखवाली करे, अपनी ख्याल रखना। अंबर बोला, आपकी दुआ चाहिए माँ जी। नाग और अंबर सीढ़ियाँ उतरकर होटल से निकलने लगे तो वही बहरा वहाँ खड़ा था। अंबर ने उसकी तरफ देखकर जरा सा मुंह बनाया। बहरा वहां से सर पर पांव रखकर भाग गया। ये क्या बात हुई? इसको तुमने क्या कह दिया अंबर भाई? अंबर हंसा और नाग को सारी बात सुनाई।
नाग ने कहा, शुरू में मेरे साथ भी यही हुआ था, मगर आप सीधी राह पर आ गए हैं। इस तरह बातें करते हुए लोग शहर के चौक में आ गए। अब रात हो गई थी, शहर की इमारतों और मकानों में रोशनी हो रही थी। मेरा ख्याल है मैं टैक्सी ले लेनी चाहिए। अच्छा ख्याल है। इतने में एक टैक्सी उनके करीब से गुजरी। अंबर ने उसे रोक लिया, दोनों उसमें बैठ गए। भाई जेल खाने ले चलो। जी? ड्राइवर ने चौंक कर पूछा। भाई मेरा मतलब है जेल के दरवाजे तक चलो, हमें एक अफसर से मुलाकात करनी है। जी अच्छा। टैक्सी ने उन्हें जेल से दूर उतार दिया। नाग ने उसी जगह उतरना मुनासिब ख्याल किया था। टैक्सी को किराया दिया तो वो चली गई। अंबर ने कहा, हमें जेल की पिछली दीवार से अंदर जाना होगा, लेकिन मेरा ख्याल है मैं इसी जगह तुम्हारा इंतजार करता हूँ। तुम अंदर जाकर मूर्ति को लेकर जनूबी बुर्ज पर आ जाना। उस बुर्ज पर तुम्हें रस्सी की सीढ़ी मिल जाएगी। नाग ने कहा, ठीक है। अंबर ने नाग को साथ लिया और जनूबी बुर्ज के सामने दरख्तों में एक जगह छुप गया। नाग ने उसी वक्त सांप का रूप बदला और घास पर रेंगता हुआ खाई में पहुंच गया। यहाँ से वो जेल की दीवार पर चढ़ गया। ऊपर से होकर वो जेल के अंदर आ गया। अंबर ने उसे फांसी की कोठरी और मूर्ति के बारे में सब कुछ बता दिया। वो दीवारों से होता हुआ उस ब्लॉक में आ गया जहाँ फांसी की कोठलियाँ थीं। सारी कोठलियाँ खाली थी, सिर्फ एक कोठली में उसे मूर्ति नजर आया। दिया जल रहा था, उसकी मध्यम रोशनी में उसने मूर्ति को देखा। बिल्कुल वही उलिया था जो अंबर ने उसे बताया था। बेचारा बेहद उदास और परेशान होकर बैठा था। नाग रेंगता हुआ दीवार के ऊपर से होकर फांसी की कोठली के सामने आ गया। यहाँ सख्त पहरा था। 2 सिपाही राइफलें लिए वहां पहरा दे रहे थे। नाग के पास वक्त नहीं था। उसने आते ही दोनों सिपाहियों को बारी बारी डसकर बेहोश कर दिया। उसने सिपाहियों में सिर्फ इतना जहर दाखिल किया कि वो सिर्फ कुछ अरसे के लिए बेहोश हो जाते। वो कोठली के अंदर चला गया और जाते ही फिर से इंसान की शक्ल में आ गया। मूर्ति हैरान होकर उसे तकने लगा। नाग ने उसे बताया कि हैरान होने की ना जरूरत है और ना वक्त है। बस ये समझ लो कि मैं अंबर का भाई नाग हूँ। जादू के जोर से हर शक्ल इख्तियार कर लेता हूँ। चलो मेरे साथ। दोस्तों, ये कहानी जारी है। क्या नाग मूर्ति को फांसी की कोठली से निकाल कर ले गया? राजा ने बड़ी रानी और राजकुमार से किस तरह इंतकाम लिया? अंबर और मारिया के साथ क्या गुजरी? ये सब हालात जानने के लिए इसी कहानी की अगली किस्त नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका नाम है सपेरे की तलाश। उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वाइज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।